ठीक है, आवाज आ रही है? लग तो रहा है। यस, गुड। चलो, सो कल हमने कंप्लीट कर लिया था गियर डिजाइन। ठीक है, प्रोजेक्ट हो गया अच्छे से। ठीक, गुड। तो फाइनली गियर डिजाइन भी हमारा इस साइड कंप्लीट हो गया, तो उसे भी आप प्लीज वीडियो से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और उसमें हमने 12 क्वेश्चन थे। ठीक है योगेश जी, आपके हो गए 12 क्वेश्चन? हाँ, हो गए ना। ठीक है, ठीक है, आप करेंगे उसे, है ना? आज ही करेंगे, है ना? कोई डाउट रहेगा तो पूछना। बाकी आप सबसे यही रहेगा कि आप एक बार वीडियोस देख लो, फिर उनको करना। ठीक, तो गियर डिजाइन हो गया है। अब हम चलते हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट पर। तो अकॉर्डिंग टू गेट इज द चैप्टर 2। चैप्टर 1 इज द डिजाइन ऑफ गियर, चैप्टर 2 इज द डिजाइन ऑफ शाफ्ट। ठीक है, तो डिजाइन ऑफ शाफ्ट में हमारा हम पढ़ते हैं अंडर स्टैटिक एंड डायनामिक लोड। तो पहले मैंने इसको डिजाइन ऑफ शाफ्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया, है ना? जो स्टैटिक लोड वाली कहानी है उसे आराम से एक तरफा समझो, और उसके बाद समझेंगे डायनामिक वाली कहानी। तो पहले स्टैटिक वाली कहानी समझते हैं कि गेट में क्या होता है। स्टैटिक वाला पूरा अरेंजमेंट दे देंगे, और उसके बाद हमारी एमएसएसटी या एमडीईटी, कुछ ना कुछ वर्डिंग में होगा कि भाई एमडीईटी लगा के इसका शाफ्ट का डायमेंशन बता दो, या एमएसएसटी लगा के शाफ्ट का डायमेंशन लगा दो। अब कोई स्टूडेंट ये तो नहीं है कि एमएसएसटी और एमडीईटी ना जानता हो। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी एंड मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, है ना? याद आ रहा है? ठीक, तो ये हमने सॉम में पढ़ी हुई है थ्योरी ऑफ फेलियर में। ठीक है, पांचों थ्योरी थी हमारी। ठीक है, और पांचों थ्योरी हमने ड्राइव की थी। जो जो इक्वेशंस की हमें जरूरत थी वो सारी चीजें की थी। फेलियर को समझा था कहाँ कहाँ पर कैसे होता है। डक्टाइल मटेरियल के लिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो वो किसमें फेल होता है? डक्टाइल मटेरियल किसमें फेल होता है? शेयर में। और ब्रिटल? ठीक है, कुछ याद आ रहा है ना? एस वाई टी ऑलमोस्ट बराबर होता है एस वाई सी के, और इज ग्रेटर देन होता है एस वाई एस के। मतलब डक्टाइल के लिए शेयर बहुत ही कम होता है जिस पर वो टूट जाता है, जबकि वाई टी एंड वाई सी क्या होते हैं? दोनों सेम, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल। ठीक है, एंड जो ब्रिटिल होता है उसमें क्या होता है? एस वाई सी, सॉरी एस यू सी। एस यू सी इज ग्रेटर देन एस यू एस एंड एस यू एस इज ग्रेटर देन एस यू टी। प्लीज यार इसको ना घोट के पी जाओ, जो मैंने वहां पर सम में समझाया भी था। ये हमेशा याद रहना चाहिए आपको। डक्टाइल के लिए एस वाई सी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एस वाई टी एंड एस वाई एस। तो जिस जो शेयर स्ट्रेंथ मेरी सबसे कम, तो शेयर में फेल होगा। ऐसे ही ब्रिटल क्या था? ब्रिटल के लिए ये इक्वेशन ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से थ्योरी ऑफ फेलियर से ना पूरी डिजाइन में यूज होती है। तो यहाँ से क्या था? एस यू सी, मतलब यू क्यों? ब्रिटल है अल्टीमेट। एस यू सी इज ग्रेटर देन क्या था? एस यू एस था, और ये क्या था? एस यू टी। तो ये टेंशन में फेल होगा ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, क्लियर है? ये चीजें हमने पढ़ ली थी सोम में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखो, इस चैप्टर के हमने दो पार्ट किए, एक स्टैटिक एक डायनामिक। तो हम पहले पढ़ रहे हैं स्टैटिक लोडिंग के कंडीशंस को। स्टैटिक लोडिंग जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है। इस फिगर में क्या दिख रहा है? यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? ये जरा नाम बताइए थोड़ा थोड़ा। मैंने आपको ये फ्लो डायग्राम पहले भी बना रखा है, बताइए ये क्या होगा? अगर हम इस साइड से शुरुआत कर रहे हैं तो दिस द पावर इनपुट, मतलब जो हमारे पास मोटर होगी वो ये हो सकती है ना? मशीन वन बेसिकली हम बोल सकते हैं इसे। यहाँ से इनपुट पावर जा रही है, मान लीजिए इसे ऐसे घुमाया जा रहा है। ठीक है, ठीक, ये क्या चीज है जो येलो कलर की दिख रही है? दिस इज दी पुली। ठीक है, ये हो गई हमारी कौन सी वाली शाफ्ट? मशीन शाफ्ट मोटर शाफ्ट। ठीक है, ठीक है, मोटर शाफ्ट बोल सकते हैं, बट ये मशीन शाफ्ट है ना? मतलब इसका एक्चुअल नाम होगा मशीन शाफ्ट। ये क्या है? ये पिंक कलर की बेल्ट, बहुत बढ़िया। ये बेल्ट ट्रांसमिशन दिख रहा है आपको। इसके बाद ये वाली चीज क्या हो गई? ये वाली, पहले ये वाली, ये हो गई पुली। फिर से इसे क्या बोलेंगे? सही आंसर आ गया एकदम। इसे क्या बोलेंगे? लाइन शाफ्ट या ट्रांसमिशन शाफ्ट। ट्रांसमिशन शाफ्ट का कौन सा वाला पार्ट? लाइन। क्यों? क्योंकि एक नहीं है, दो दो चीजें लगी हुई हैं इस पर। तो ये कहलाएगा मेरा लाइन शाफ्ट। ये जो कोने में आपके ब्लू कलर के बॉक्स दिखा रखे हैं, ये क्या है? बियरिंग सपोर्ट्स, यार भूल गए, बियरिंग्स। ठीक है, ये क्या है जो ये ग्रीन कलर का दिखा रखा है? गियर। ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे? गियर। और ये भी क्या हो गया मेरा? गियर। यहाँ पर गियर मशीन है। ये क्या होगी मेरी? मशीन टू। मशीन टू या आउटपुट मशीन। ठीक है, इसे भी क्या बोल देंगे? मशीन शाफ्ट।
पूरा लेआउट समझ में आ गया? ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सारी चीजें समझ में आ गई। अब थोड़ा भाई विजुअलाइजेशन करना शुरू कर देना, जो जो मैं बोलूंगा उस पर ध्यान देना, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले चीज, जैसे ये दिख रहा है ना, ये क्या है, इसका फ्रंट व्यू। क्या है ये? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू की तरह लेके चलेंगे, देखने के लिए हम इसे टॉप व्यू में मान सकते थे, बट मैं फ्रंट व्यू लेके चल रहा हूँ, थोड़ा इजी पड़ेगा समझना। ये और चीजें भी आएंगी ना, वेट भी आ जाएगा फ्रंट व्यू में। देखो क्या हो रहा है, नीचे लगी हुई है मोटर ऐसे, मेरे साथ साथ थोड़ा विजुलाइज करना, ठीक है। ऑनलाइन आप भी कहीं दिक्कत हो तो बताना। नीचे साइड में क्या लगी हुई है? मोटर। मान लीजिए हमारी सरफेस पर, धरती पर मोटर लगी है, मोटर से क्या लगा हुआ है? एक पुली, है ना। और अब इस पुली से क्या लगा हुआ है? मोटर यहाँ हो गई, ठीक है। मोटर से क्या लगी है? पुली, शाफ्ट पर, और पुली से बेल्ट जा रही है ऐसे ऊपर की तरफ, समझ रहे हो? बेल्ट जा रही है ऐसे ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, आ रहा है मेरा फ्रंट व्यू। तो मोटर और जो पुली है वो नीचे लगी हुई है, और ये बेल्ट क्या जा रही है? वर्टिकल ऊपर की तरफ। दिख रहा है? कौन सी पुली पर? इस वाली पर। तो यहाँ ये जो अरेंजमेंट है ना, ये जो सपोर्ट है, ये यहाँ पर रखे हुए हैं। ये जो आपके पास हाउसिंग्स है ना, ये यहाँ कहीं प्लेस है। मोटर यहाँ प्लेस है, तो ये यहाँ प्लेस है। ये बियरिंग्स, ये बियरिंग्स यहाँ है, इसमें एक शाफ्ट जा रही है ये व्हाइट कलर की, इसके ऊपर एक पुली ये वाली माउंटेड है, इस पुली पर ये बेल्ट घूम के आ रही है, ठीक है। उसी ट्रांसमिशन शाफ्ट पर क्या है? एक गियर भी माउंटेड है ऐसे, और इस गियर के नीचे दूसरा गियर है ऐसे, है ना। तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये मशीन जो है, इसका बताइए ये जो सरफेस होगा जिस पर ये टिकी होगी मशीन, वो मोटर से ऊपर है नीचे है? फिगर के हिसाब से, फिगर के हिसाब से जिस पर ये मशीन रखी हुई है वो मोटर से ऊपर है नीचे है? ऊपर है। दिख रहा है? मतलब ये विजुलाइज हो रहा है कि यहाँ से जो ये गियर आ रहा था, इस गियर के नीचे ये मैशिंग कर रहा है गियर ये वाला, और यहाँ से क्या लग रहा है? एक मशीन दूसरी लगी हुई है। तो ये हो गया एक लेवल, एक हो गया बियरिंग का लेवल, और एक हो गया किसका? मोटर का लेवल, नीचे वाली। ये क्या है? ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। समझ में आ गया? थोड़ा सा फ्रंट व्यू क्लियर हो रहा है इसका? ठीक है, ऑनलाइन आपको भी, ठीक है, गुड। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए इन चीजों को हम कैलकुलेट करना है। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि गेट में ना इनकी वैल्यूज दे देंगे कि यहाँ पर ये चीज हो रही है, यहाँ पर ये चीज हो रही है, और उसके बाद आपसे पूछ लेंगे कि इसकी डायमेंशन क्या होगी डायरेक्टली, है ना। एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके लिए, बट पहले क्या समझते हैं स्टेप्स। स्टेप्स हम कैसे कैसे लेके चलेंगे इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, शाफ्ट के डिजाइन करने के लिए। बेसिकली हमें किसकी डिजाइन करनी है? शाफ्ट की। गियर की डिजाइन कैसे करेंगे? कल समझा दिया। गियर की डिजाइन कल समझा दी। बेल्ट की डिजाइन आएगी? बिल्कुल नहीं आने वाली। बेल्ट के डिजाइन के लिए सिर्फ और सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, मैं यहाँ पर पहले समझा देता हूँ बेल्ट के डिजाइन के हिसाब। बेल्ट क्या होती है? एक्चुअली हमारे सिलेबस में बेल्ट है नहीं, ठीक है, बट थोड़ा बहुत याद रखिएगा। अगर ऐसे है और एक क्या है? ऐसे है, मान लीजिए ऐसे, चलो मैं थोड़ा बड़ा वाला ले लेता हूँ इस चीज को, इसको मैंने ये ले लिया, बेल्ट इस पर मैंने ये मान लिया ऐसे जाती है। अरे हो जाए यार, ये देखो, ये हरी, ये ग्रीन कलर में आपकी बेल्ट ऐसे जा रही है, इसके ऊपर से जा रही है ऐसे, ये जा रही है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब एक चीज सोचिएगा, अगर ये मेरा प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर मतलब जिसको आप पावर देते हो, ठीक है, आपने क्या किया? इसको पावर दी, ऐसे घुमाया। तो अगर ये ऐसे घूमेगा तो जरा अपने माइंड में ये सोचना कि बेल्ट यहां से इमेजिनरी कट है, ये इमेजिनरी बेल्ट कट है। पहले क्या होगा? यहाँ पर बेल्ट ड्राइव की हेल्प से पावर कैसे ट्रांसमिट होगी? गियर ड्राइव में क्या होता है? टीथ एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, इस वजह से ट्रांसमिट होती है, ठीक है। ये शाफ्ट अभी रुकी हुई है, इस शाफ्ट को चलाना है मुझे, पुली की जो ये वाली शाफ्ट है आउटपुट शाफ्ट, इसे चलाना है। ये इनपुट शाफ्ट है जो कि मोटर से कनेक्टेड है, तो मोटर इसे चला देगी, चला दिया, ये चल गई, चल गई। बेल्ट इसके ऊपर है, ठीक है, और बेल्ट में क्या है? इनिशियल टेंशन, ठीक है। इनिशियल टेंशन मतलब ये यहां से कनेक्टेड है, बट अगर आप इसको किस तरह से देखोगे, फ्री बॉडी देखोगे, तो आपने यहाँ इमेजिनरी काट लिया, यहाँ इमेजिनरी काट लिया, तो क्या होगा? जब ये चीज ऐसे चलेगी तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ये वाली चीज इसकी तरफ ऐसे जाना चाहेगी, ऐसे करके जाएगी। ये वाला जो पार्ट है मैं जो इमेजिनरी काट लिया, मेरे साथ साथ चलते रहना, इमेजिनरी कट करने के बाद ये चीज ऐसे जाना चाहेगी, ठीक है। बट जैसे ही ये चीज ऐसे जाना चाहेगी, थोड़ा ध्यान देना कि ये वाली जो चीज है ये इस वाले में, ये जो चीज है ये इस वाले से कनेक्टेड होकर आ रही है, ठीक है, और ये इधर की ओर जा रही है। बात क्लियर हो रही है? ये इधर से कनेक्टेड हो गया, ये इधर की ओर जा रही है। तो ये बताइए कि इस वाले पार्ट में क्या ये जो है, आपने अपने माइंड में क्या जोड़ा? एक तरह से ये वाला इमेज,
थोड़ा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये थी पुली स्टार्टिंग वाली, इसमें ये हो गया शाफ्ट, इसे मैं घुमा रहा हूं, इसके ऊपर आ गई ये बेल्ट, इसके ऊपर क्या आ गई ये बेल्ट का कितना पार्ट, ये इतना पार्ट, माइंड में चल रहा है इतना पार्ट। जैसे मैं इसे घुमाऊंगा बेल्ट घूमेगी मेरे साथ, घूम गई। बट क्या है बेल्ट तो पीछे भी है ना कंप्लीट, बेल्ट तो ऐसे पीछे भी है। अभी क्या है आउटपुट पुली मत सोचो, जब ये चीज ऐसे घुमाओगे तो ये भी ऐसे घूमेगा, थोड़ा फील करना बस। तो ये बेल्ट तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो बस मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ कि ये चीज जब ऐसे घूमेगी तो ये भी ऐसे घूम रहा होगा। अब क्या करो, अब अपने माइंड में ये वाली पुली को इसके अंदर घुसाओ और इसको ना टेंशन दो, अब समझ में आएगा। इसको इसके अंदर घुसाया, ये एक्चुअल में बाद में नहीं घुसा रहे, बट आप थोड़ा सा सेंस समझो कि इसको इसके अंदर पुट किया और ये क्या करो ऐसे लेके चलो, ठीक है। जब इस चीज को ऐसे लेके चलोगे, किस चीज को, जो मैं ये पुली लेके चल रहा हूँ, ये जो पुली लेके चल रहा हूं, इस पुली को क्या करो थोड़ा ऐसे लेके चलो। अब जरा सोचना कि कौन से वाले पार्ट में टेंशन आएगी, कौन से वाले पार्ट में कंप्रेशन आएगी। नीचे वाले पार्ट में टेंशन, ऊपर वाले पार्ट में ऊपर स्लैब साइड, थोड़ा फील करो, कुछ एक गड़बड़ कर रहे हो। मैंने अभी कौन से वाले पार्ट की इमेजिनेशन के लिए बोला था, सिर्फ और सिर्फ ये येलो पार्ट से ये वाला पार्ट। मैंने सिर्फ और सिर्फ कौन से वाले पार्ट की बात की है, इस बेल्ट की इस कंडीशन की बात कर रहा हूं। अब बताइए इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे बेल्ट का, तो इसमें किसमें टेंशन किसमें कंप्रेशन, दोनों में टेंशन। मतलब फील हो गया यहाँ से भाई, जब इस चीज को ऐसे खींचा जा रहा है तो क्या आएगा, इस वाले व्हाइट पार्ट इधर वाले में और इधर से व्हाइट पार्ट इधर वाले में, जो ये दिख रहा है दोनों में क्या होगी टेंशन। चलो ये तो टेंशन खत्म हो गई, ठीक है, समझ में आ गया, टेंशन का फील आ गया, ठीक है। हमेशा बेल्ट ड्राइव में टेंशन होती है, कंप्रेशन नहीं होती, पहली चीज, ठीक है, क्योंकि इनिशियल टेंशन पहले से ही प्रोवाइड हो रखी है, इसीलिए हमेशा टेंशन होती है, कंप्रेशन कभी होती नहीं है बेल्ट में। दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज आप समझिएगा क्या होता है कि ये जो चीज यहां पर है, तो इसकी जो टेंशन है, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंशन, वो डिपेंड करता है इधर वाले मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी टेंशन की। क्योंकि ये क्या है, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड्स बराबर होते तो ये क्या होती फाइनली रुकी हुई, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो चल रही है, क्योंकि ये जब चलेगी तभी तो ये चलेगा, समझ रहे हो, इसको घुमाना है ना फाइनली, तो इसकी वजह से ये चलेगा तो ये चलेगा। अब जरा सोचो, जब ये चीज घूमी तो फ्रिक्शन की हेल्प से ये इधर की तरफ जा रही है ना, ये इधर की तरफ जा रही है, तो नीचे वाली को ज्यादा तेजी से घुमाएंगे, मतलब ज्यादा तेज से खींचेंगे ना वो इधर वाले पार्ट को। भाई ऐसे ये घुमाया जा रहा है, तो थोड़ा फील करो इस चीज को, ये चीज इसके साथ में ऐसे कनेक्टेड है, ये बेल्ट है मान लीजिए राइट हैंड, तो कैसे जा रहा है ये लेफ्ट हैंड, अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ प्राइम मूवर की तरह, ठीक है, इसको कैसे घुमाया मैंने, हाँ ऐसे घुमाया प्राइम मूवर की तरह, तो जो बेल्ट वाला पार्ट है वो भी तो इसके साथ साथ घूमेगा। जब वो इसके साथ साथ घूमेगा तो पीछे से तो ये कनेक्टेड है पुली पर, दूसरी वाली पुली पर, तो टेंशन आएगी ज्यादा, पहले आपको यहाँ टेंशन क्रिएट करनी पड़ेगी, तभी तो इस चीज को घुमाओगे, है ना। जैसे ही इस टेंशन ने इस चीज को खींचा तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये शाफ्ट कैसी है, ये शाफ्ट है एकदम फ्री, तो इस वजह से क्या होगा, इस पुली पर जब ये बेल्ट पर हम टेंशन लगा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये भी क्या होगी घूमने लग जाएगी, समझ रहे हो कि ये टेंशन लगाएंगे तो ये घूमने लग जाएगी, क्योंकि ये आपके पास जो बेल्ट की लेंथ है वो फिक्स है, तो इस वजह से क्या होगा, जब ये घूमेगा तो ऑब्वियसली ये वाली लेंथ भी तो वापस आ रही होगी ना ऐसे इधर की ओर। तो हमेशा क्या होगा कि जो इसकी टेंशन है T1, जो टाइट साइड है, इसे क्या बोलेंगे टाइट साइड, फील हो रही है टाइट साइड या नहीं, ये टाइट साइड है, और स्लैक साइड कौन सी होगी इधर वाली, स्लैक साइड क्या होगी इधर वाली, है कि नहीं, तो ये है मेरी स्लैक साइड। अगर स्लैक साइड एंड टाइट साइड की बात करोगे तो फील से ही पता लग रहा है कि T1 क्या होगा, बड़ा होगा T2 से, T1 क्या होगा, बड़ा होगा T2 से, T1 इज ग्रेटर देन T2। सिर्फ और सिर्फ बेल्ट ड्राइव का इतना सा कॉन्सेप्ट ही समझना है बस आपको एमडी में, बाकी कोई क्वेश्चन आपके गेट में इससे नहीं आने वाला, बस इतना कहीं ना कहीं एक रिलेशन आ जाता है, कौन सा वाला, T1 by T2 इक्वल टू e की पावर म्यू थीटा, ठीक है। तो अब T1 समझ चुके हो, T1 है टाइट साइड की टेंशन, T2 है स्लैक साइड की टेंशन, उसकी बराबर होता है e की पावर म्यू थीटा। म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये क्या है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। थीटा क्या है, थीटा है जो ये कवर्ड एंगल है ना ये वाला ऐसे, तो ये है मेरा थीटा, जिसने कवर किया ना, ये है मेरे पास थीटा, ठीक है। तो इस चीज को हम बोल देते हैं बेसिकली ये चीज हमारी, ठीक है, क्लियर है, ये वाली हो गई थीटा और ये हो गई 360 माइनस 2 थीटा। एक सेकंड, ये है हमारे पास थीटा, ये वाली चीज, ठीक है, ये नहीं ये वाला है थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा e की पावर म्यू थीटा, थीटा शुड बी इन रेडियन,
इस इक्वेशन में क्या होता है, थीटा रेडियन में रखा जाता है। ठीक है, तो ये स्लाइड याद रखिएगा। इस स्लाइड से सिर्फ और सिर्फ आपको ये जानना था कि T1 होता है टाइट साइड, T2 होता है स्लैक साइड, इसकी वैल्यू आती है इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो वो इजीली आप समझ जाओगे T1 क्या है, बड़ा है T2 से। क्लियर? ठीक है, तो अब ये कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई कि कैसे कैसे T1 T2 लग रहे हैं। ठीक है, अब जरा सोचना, अगर T1 T2 इस साइड में, इस शाफ्ट पर, जिस शाफ्ट को हमने घुमाया था, T1 यहाँ क्रिएट हुआ, T2 यहाँ क्रिएट हुआ। अगर मैं शाफ्ट की कहानी से सोचूं, शाफ्ट की जो कि प्राइम मूवर वाली शाफ्ट है, ये वाली शाफ्ट, कितने कितने फोर्स से ये इधर की तरफ भागेगी, सोचो कितने फोर्स से इधर की तरफ भागेगी, सोचो सोचो सोचो, कितने फोर्स से इधर की तरफ भागेगी? T1 प्लस T2 जाएगी या नहीं? भाई ये जो शाफ्ट है, फिर से गड़बड़ कर दिया आपने। बेल्ट को ऐसे मानो, ठीक है, पुली आपने इसके अंदर पुट कर दी। अब जरा सोचो बेल्ट में टेंशन कितनी लग रही है, ऐसे T1 इधर T2 इधर, दोनों इस तरफ खींच रही हैं, तो शाफ्ट की जो पोजीशन है उसको किधर की ओर लेके जाएंगी, इधर की ओर। तो ऑब्वियसली शाफ्ट पर कितना फोर्स लग रहा होगा, T1 प्लस T2। जबकि इसे रोटेट कितने फोर्स से किया जा रहा होगा, इस पुली को रोटेट कितने फोर्स से किया जा रहा होगा, ये भी बताओ। इस पुली को रोटेट कितने फोर्स से किया जा रहा होगा? समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? ठीक है, इस पुली को रोटेट कितने फोर्स से किया जा रहा है? रोटेट कैसे हो रही है, ये ऐसे ही तो हो रही है। कितने फोर्स से किया जा रहा होगा? बोलो बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। T2 नहीं, T2 छोटा है। T1 माइनस T2 इंटू में ये क्या है, फोर्स है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, कौन सी वाली रेडियस, ये वाली रेडियस। T1 माइनस T2 इंटू में R इज द टॉर्क, इज द टॉर्क। इस टॉर्क से ये घुमाया जाएगा, तो टॉर्क अगर ये है, भाई ये यहाँ टॉर्क लगाएगी तभी तो ये इस बेल्ट को घुमा पाएगी। अगर टॉर्क ही नहीं लगाएगी तो यहाँ पर बेल्ट कैसे घूम जाएगी? ठीक है, तो पावर आपने इनपुट दी है ना P, तो P इक्वल टू T ओमेगा, ओमेगा से घूमेगी, टॉर्क इतना आपको देना पड़ेगा तभी ये चीज घूमेगी। ठीक है, तो T1 माइनस T2 इंटू R इक्वल टू टॉर्क। तो ये हो गया हमारे पास T जो इस पर लग रहा है, कौन सा वाला, टॉर्क, T नोट जिसे हम बोलते आ रहे हैं ना अभी तक। तो T नोट 1 जो लग रहा है वो क्या है, T1 माइनस T2 इंटू R। जबकि इस पर शाफ्ट पर फोर्स कितना लग रहा है इधर की तरफ, T1 प्लस T2। ये दोनों चीजें समझ में आ गई है ना, विजुअलाइज हुई थोड़ी थोड़ी, नहीं हो गया, क्लियर है? चलो बस बेल्ट का इतना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके चलना था। गियर का कल आप समझ चुके थे कि FT क्या होता है, FN क्या होता है, FR क्या होता है। ठीक है, वो चीजें हमने कवर कर ली थी। अब ये बताइए, फ्रंट व्यू दिख रहा है सभी को, ये फ्रंट व्यू है, यहाँ से क्या है, एक पुली है, ये बेल्ट के थ्रू दूसरी वाली पुली के ऊपर जा रखी है। तो अब मुझे एक बात बताइएगा, आपको किसकी डिजाइन करनी है, इस लाइन शाफ्ट के डायमीटर, इस लाइन शाफ्ट के डायमीटर। शाफ्ट डिजाइन है ना, गियर तो हो रखा है, बेल्ट हमें करना नहीं है, तो क्या हो गया, शाफ्ट के डिजाइन करनी है, शाफ्ट कितने डायमीटर का होना चाहिए कि वो ये पावर जो भी इस पर दी हुई होगी वो झेल सके। तो इसका स्टेप क्या होगा कि इस शाफ्ट की कैपेसिटी चेक करने के लिए पहले क्या करो, इस शाफ्ट पर जितने लोड लग रहे हो वो सब दिखाओ। इस शाफ्ट पर जितने लोड लग रहे हो वो सब दिखाओ। गेट में आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, वो तो एक फिगर दे देंगे 3D या 2D बना के। ठीक है, ऑनलाइन में बड़ा इजी हो जाता है 3D बनाना, कलरफुल, तो वो बना देंगे अच्छे से। और उसके बाद क्या होगा कि आपको लोड सोचना पड़ेगा उस पर। तो लोड सोचो क्या क्या लग रहे होंगे। अभी इस चीज को अगर मैं यहां से दिखाऊं तो कुछ फील होगा आपको, देखते हैं अगर आपकी इमेजिनेशन चल रही है तो। इधर से अगर इस चीज को देखोगे तो कैसा दिखेगा ये, अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं उस कॉम्बिनेशन को तो कैसा दिखेगा, थोड़ा फील करना। अगर फील हो रहा है तो बताना, ये चीज ऐसी दिखेगी या नहीं दिख रही है? अगर मैं इसे इधर से देख रहा हूं, इधर से, तो ये पुली दिख रही है ऊपर, ये नीचे वाली पुली दिख रही है, बेल्ट ऐसे जा रही होगी। तो अब जरा सोचिएगा, है ना, वहां भी ऐसे घूमोगे। अगर क्वेश्चन उन्होंने इस साल ये डाल दिया तो शाफ्ट डिजाइन का, तो क्या होगा यहाँ पर कि कैलकुलेशन बहुत इजी होती है इनकी, टीएमडी से आराम से बन जाती है सारी चीजें, टीएमडी और बीएमडी से। तो क्या होगा कि यहाँ आप बताइएगा मुझे, ये क्या है, प्राइम मूवर कौन सा है इनमें से, प्राइम मूवर कौन सा है इनमें से, इन दोनों में से किसमें पहले पावर आ रही है, इस वाले में। ठीक है, तो ये घुमा रहा है, चलो मान लीजिए कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये घुमा रहा है ऐसे। ठीक है, मतलब वहां पर जो हमने मोटर घुमा रखी है क्लॉकवाइज घुमा रखी है मेरी तरफ से, तो ये चीज ऐसे घूम रही है, ये चीज ऐसे घूमेगी, तो T1 किस में आएगा, T1 किस में आएगा, सॉरी इधर, T1 किस में आएगा, इधर। टाइट साइड किधर होगी, इधर। ठीक है, और स्लैक साइड किधर हो जाएगी, इधर। इसका भी क्या होगा, टेंशन T2। बात क्लियर है? हमें क्या डिजाइन, ये मशीन शाफ्ट करनी थी, हमें तो ये करनी है ना, हमें इससे मतलब है। तो अब बताइए, जब ये टाइट साइड है तो ये भी तो टाइट होगी ना। ठीक है, जो इसे घुमाना चाहेगा किधर की ओर घूमेगा, ये सेम डायरेक्शन। हमेशा बेल्ट के जो पुलिस होती है वो सेम डायरेक्शन में घूमती है, जबकि गियर की पुलिस अपोजिट में घूमती है।
मतलब जो गियर होते हैं वो अपोजिट घूमते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको टाइट साइड बोलता हूँ तो ये टाइट साइड ही तो घुमाने का काम करता है। यहाँ पर और क्या चीज है, यहाँ पर कोई पहले से पावर दे दी क्या? नहीं, आपको तो सब घुमानी है। किससे घुमा रहे हो? टाइट साइड की ज्यादा टेंशन की वजह से इसको पहले खींचा। होता है ना वो कि एक रील है, रील के धागे को खींचो तो रील तो घूमने लग जाती है ना, बस यही काम हो रहा है कि आपने इसको खींचा तो ये तो घूमने लग गया। बस यहाँ पर शाफ्ट लगा रखी थी आपने, जो किसमें है, बियरिंग में, जो किसमें है, बियरिंग में। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ये हमारे पास T1 हो गया। टाइट साइड के लिए जब इसके बारे में सोचोगे तो टेंशन ऐसी तो आएगी। समझ में आया नहीं आया? गड़बड़ हो गया? आ गया ना? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किस साइड में होगी डायरेक्शन, ऐसे या ऐसे, ऊपर या नीचे? T2 ऊपर या नीचे? नीचे। समझ में आ गया? क्योंकि इसके लिए फिर फ्री बॉडी डायग्राम सोचना है। यहाँ इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम तो इस वाले के लिए, इस वाले वेल्ट के पोर्शन के लिए। अब इस वाले वेल्ट के पोर्शन के लिए क्या होगा फ्री बॉडी डायग्राम? ये वाला। समझ में आ रहा है ना? ठीक, अरे हो गया भाई, ठीक है, ये हो गया ऐसे। तो T2 एंड T1 ये लग गया। तो कितने टॉर्क से इसे घुमाया गया, कितने टॉर्क से इसे घुमाया गया? इस पुली की रेडियस दे रखी है मान लीजिए R1, तो इसको कितने टॉर्क से घुमाया गया? T1 माइनस T2 इंटू R1 के T01 टॉर्क से घुमाया गया। T01 मतलब टॉर्क में बोलता हूं उसे, ठीक है। तो T01 टॉर्क से घुमाया जा रहा है। तो शाफ्ट पर क्या लग रहा है, शाफ्ट पर क्या लग रहा है? जितना टॉर्क प्रोड्यूस किया शाफ्ट पर कितना प्रोड्यूस आएगा? यहाँ पर इस शाफ्ट पर ये व्हाइट वाली शाफ्ट दिख रही है, कंफ्यूज हो गए? ये व्हाइट वाली शाफ्ट दिख रही है, इस व्हाइट वाली शाफ्ट पर कितना टॉर्क लगा इस जगह, इसे घुमाने के लिए? T1 माइनस T2 इंटू R1 T01। तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू? T01 की। कहाँ? जब इसे घुमाया जा रहा है। अच्छा, इसे घुमाने के लिए T01 है, ठीक है। अब जरा इसकी कहानी समझो। ये जब T01 से इसे घुमाया गया, ठीक है, मतलब जो भी टॉर्क आया उससे घूमा, ठीक है। अब जब ये घूम गया, ठीक है, घूमना स्टार्ट किया, क्योंकि इस साइड क्या है, बियरिंग, और इस साइड क्या है, बियरिंग। ये दोनों बियरिंग क्या होती हैं बेसिकली? सिर्फ और सिर्फ आपको ये नीचे गिरने से रोकती हैं, ठीक है। नहीं तो वैसे क्या होती हैं, फ्री। इसमें आप घूमते रहोगे ना, चाहे रोलर ले लो चाहे हाइड्रोस्टैटिक ले लो, क्या होगा? घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे। बेयरिंग चैप्टर में भी समझाऊंगा अभी आगे, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रीली एक तरह से। तो अगर आपने T01 से इसे घुमा दिया तो जो इसका रोटेशन होगा ω1, वही इसका भी रोटेशन होगा ω2, क्योंकि जिससे n से रोटेशन से ये घूमा उसी n रोटेशन से ये घूमेगा। मैंने क्या बोला था? पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन विदाउट एनी लॉसेस। पावर ट्रांसमिशन जो यहां से इस पर गया वो भी क्या होगा, सेम। P1 अगर यहां से हमने प्रोड्यूस किया तो वही यहां पर भी P2 सेम होगा। समझ रहे हो? तो इसे अभी मैंने P0 मान लिया इनिशियल, इसे मान लिया P1। तो P0 और P1 क्या होंगे, सेम। बेल्ट को भी हम क्या मानेंगे, जब तक कुछ नहीं दिया हुआ कि ये हमारी एकदम फ्लेक्सिबल ड्राइव नहीं है, ये नॉन फ्लेक्सिबल है, मतलब पूरे की पूरी पावर ये भेज रही है वहां पर, भेज दी, ठीक है। P0 जो भी पावर थी, मान लीजिए 10 किलोवाट थी, तो वो 10 किलोवाट इस पर आ गई। यही 10 किलोवाट की जो पावर प्रोड्यूस हुई है, अब एक बात बताइए, अगर शाफ्ट यहाँ पर 10 किलोवाट की पावर प्रोड्यूस कर रही है तो क्या यहाँ पर नहीं हो रही होगी? क्योंकि सेम ओमेगा से घूम रही है ना ये चीज, तो इसलिए यहाँ पर भी 10 किलोवाट है। तो पावर यहाँ पर भी क्या होगी, P2, वो भी 10 किलोवाट। पावर यहाँ पर भी क्या होगी, P3, वो भी 10 किलोवाट। और पावर यहाँ पर भी कितनी होगी, P4, वो भी 10 किलोवाट। क्योंकि हर जगह क्या होगी, पावर सेम, जब तक कि कोई स्लिप या लॉसेस ना दिए हों। बात क्लियर है? अगर पावर सेम है और यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि ये शाफ्ट अगर यहाँ ω1 से घूम रही है, जो T01 से ω1 आया होगा, जिससे ω1 से घूम रही है, तो 100% यहाँ का ω2 भी ω1 होगा। क्योंकि अगर ये शाफ्ट यहाँ ω1 से घूमेगी तो यहाँ पर भी तो ω1 से घूमेगी। इसीलिए क्या होगा, ω1 बराबर ω2। और आपको पता है P1 बराबर क्या है, P2। सो T01 क्या हो गया, T02 के बराबर। जो इसमें गियर में टॉर्क जो लगाया जा रहा है, टॉर्क इस गियर को घुमाने के लिए जो लगाया जा रहा है, वो कितना है, T02। किसके बराबर मैग्नीट्यूड में, T01 के। ये चीज समझ में आई? नहीं समझ में आई तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मैंने क्या माना, पावर सेम, और जब तक ना दिया हो पावर आप सेम मानोगे। नहीं तो वो क्वेश्चन में देंगे कि यहाँ वाली क्या है पावर, इतनी परसेंटेज कम हो गई, ऐसे बोलेंगे तो यहाँ से पावर निकाल लेना, उसी के हिसाब से फिर T01 एंड T02 की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ओमेगा तो सेम रखना ही है। ये कभी ऐसे नहीं करोगे कि बबलिंग करती हुई टॉर्जन घूम रही है, शाफ्ट घूम रही है ना। ये अगर यहाँ का ओमेगा है तो यहाँ का भी ओमेगा होगा, सेम है ना, शाफ्ट तो लाइन शाफ्ट है ना। क्लियर? तो यहाँ से ω1 बराबर ω2, उसके बाद T02 हो गया, तो यहाँ का क्या हो गया, T03। ये गियर डिजाइन में हमने किया है। अगर इसका टॉर्क कुछ है, इसका टॉर्क कुछ है, तो इसका ω2 कुछ होगा, तो इसका ω3 कुछ होगा।
क्लियर है? ये कल हम कर रहे थे ना, टी नोट एंड ओमेगा नोट, इस तरह वाली चीजें, ठीक है। तो ये वाली चीजें हो गई। तो ये गियर डिजाइन है, ये हमारा बेल्ट डिजाइन है, ठीक है। बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही है? चलो, अभी टी नोट 1 के बारे में बात कर ली, इधर टी नोट 2 के बारे में बात कर ली। हमारा क्या है इस चैप्टर का पर्पस? इस शाफ्ट पर कितना फोर्स या लोड लग रहा है। तो अब बताइए इस शाफ्ट पर कितना लोड लग रहा है, ठीक है। थोड़ा फील करो। टी नोट 1 क्या है? ट्विस्टिंग मोमेंट या कोई फोर्स या कोई बेंडिंग मोमेंट क्या है इस शाफ्ट के ऊपर? सोचो जरा। टी नोट 1, टी नोट 1 क्या है? शाफ्ट के ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है, टॉर्जनल मोमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगर मैं इस शाफ्ट को अलग से ऐसे दिखा दूं, इस शाफ्ट को मैं अलग से ऐसे दिखा दूं थोड़ा 2D बना के, तो इस पर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लो A और इस पॉइंट को मान लो क्या? B। तो A पॉइंट पर क्या क्या लग रहा है? A पॉइंट पर लग रहा है ऐसे करता हुआ टी नोट 1 लग रहा है। ये डायरेक्शन किसकी दिखा दी मैंने? टॉर्क जो आपको प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर, टी नोट 1। यहां पर क्या लग रहा है? B पॉइंट पर शाफ्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हो, शाफ्ट का क्या बन रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पर? टी नोट। टी नोट नाम के लिए 2 है बट मैग्नीट्यूड क्या है उसका? 1 के बराबर। बात क्लियर है? यहां पर भी इसका रोटेशन कितना है? ओमेगा 1। यहां पर क्या है? ओमेगा 2, बट नाम के लिए है मैग्नीट्यूड ओमेगा 1 के बराबर। बात क्लियर है? अब ये बताइए इस शाफ्ट पर और क्या चीज लग रही है? एक तो ट्विस्टिंग मोमेंट आ गए 2, और क्या क्या है? पुली का फोर्स। अगर पुली का कौन सा वाला फोर्स? अगर सेल्फ वेट होगा पुली में तो वो भी लगेगा। समझो उस चीज को। अगर पुली का सेल्फ वेट है तो वो भी लगेगा, क्योंकि वो सेल्फ वेट इस शाफ्ट के लिए क्या है? एज ए सरफेस फोर्स। क्यों? क्योंकि वो अदर चीज है ना। बॉडी शाफ्ट का ही तो वेट नेग्लेक्ट मानोगे, पुली का वेट थोड़ी नेग्लेक्ट माना जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में पुली का वेट नहीं दिया हुआ तो आप नेग्लेक्ट मान के चलोगे। नहीं तो इतना तो मान के चलोगे ना। कौन कौन सी चीज जो यहाँ पर इस फिगर को मैंने यहाँ दिखाया था, कहाँ गया ये वाला फिगर। तो अब जरा सोचो, शाफ्ट ऐसी है ना, ये शाफ्ट ऐसी जा रही है, ऐसी लेंदी। इस वाले, इससे पहले फिगर में कैसे दिखा रखा है उसे? 90 डिग्री ऐसे घुमा के, ठीक है। तो अब जरा सोचो, T1 नीचे की तरफ लग रहा है, T2 नीचे की तरफ लग रहा है, इस शाफ्ट पर कितना वर्टिकल नीचे की तरफ लग रहा है? T1 प्लस T2। समझ में आ रहा है कुछ? ये क्या हो रहा है? T1 प्लस T2 का फोर्स कैसा लग रहा होगा? नीचे की ओर। समझ में आ रहा है? अगर उस पुली का वेट भी है अपना, तो क्या होगा? वेट ऑफ पुली भी काम करेगा नीचे की तरफ। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में अगर वेट ऑफ पुली दिया हो तो ही यूज करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। क्लियर? और क्या चीज लग रही है अब इधर? ये कौन सा वाला फिगर बन के आ रहा है? ये तो हम कंबाइंड ही बना रहे हैं एक तरह से ना, 3D बना रहे हैं, पूरा कंबाइंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, पूरा इस लाइन शाफ्ट का कंबाइंड फिगर बना रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। इस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? इस ए पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है, गुड। इस पर देखो अब, गियर पर, गियर पर, गियर हमने कल समझा था। गियर में क्या होगा? ये चीज ऐसे घूम रही है। अब इसको इधर से देख लो जरा थोड़ा, है ना। जिन्होंने कल गियर नहीं समझा उसको अब इधर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? ये कैसा दिख रहा होगा इधर से देखने पर? गियर ये दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है। ये वाली शाफ्ट कौन सी है भाई? ये वाली, ये वाली है, ग्रीन वाली। अगर इमेजिन कर रहे हो मेरे साथ में, तो ये जो येलो शाफ्ट है यही मेरी ग्रीन शाफ्ट है। तो अभी इसमें क्या किया? इस येलो शाफ्ट पर कितना टॉर्क आ रखा है? T02 मैग्नीट्यूड में T01 के बराबर। यही टॉर्क किस पर आ गया? इस वाले गियर पर। तो ये गियर 1 है मेरा, ये गियर 1 है। इस गियर 1 पे क्या हुआ? एक तरह से प्राइम मूवर हो गया, काम कर रहा है, मतलब ये चल रहा है, इसकी वजह से ये चलेगा। तो इसका टिथ कैसे चल रहा है? मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, तो इसका टिथ यहाँ से ऐसे घूमता हुआ आ रहा होगा। तो ये जो टिथ ऐसे घूमता आ रहा है, इसको कैसे चलाएगा? इसके टिथ को हमने यहाँ बना दिया ऐसे करके। समझ रहे हो? तो अब जरा सोचना, इस वाले पर कितना फोर्स लगा है, इस वाले पर कितना। इसने इस पर कैसे फोर्स लगाया? ऐसे ये लगाया, जिससे कि ये घूमेगा। कैसे घूमेगा? ये फोर्स कितना लग रहा है? Fn। कल समझाया था Fn। तो Fn के 2 घटक हो जाएंगे, कौन कौन सा? एक हो जाएगा Ft, है ना, और एक हो जाएगा Fr। Fr किधर की ओर होगा? इधर की ओर। बट ये कौन से वाले फिगर की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये कौन से वाले का फ्री बॉडी डायग्राम है जिसमें Fn Ft Fr दिखा रहा हूँ? यह है नीचे वाले का, है ना। जबकि इस पर क्या लगेगा? इस पर लगेगा उल्टा। थोड़ा समझो, इस पर लगेगा उल्टा। और आप किसकी डिजाइन कर रहे हो यहाँ पर? लाइन शाफ्ट की, ना कि इस वाली शाफ्ट की, जो कि गियर नीचे वाले की शाफ्ट है, जो मशीन शाफ्ट होगी दूसरे की, ठीक है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा उसके लिए फिर से फिगर बना देता हूं, जिससे कि आलस की वजह से चीजें कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऐसे गया, इस पर इसकी वजह से किधर की ओर फोर्स लगेगा? ऐसे करके। तो ये हो गया Fn, ये हो गया Ft,
एंड ये हो गया एफ आर। तो एफ आर कहाँ की तरफ आ रहा होगा? सेंटर की तरफ, ठीक है। एफ आर सेंटर की तरफ, एफ टी जा रहा है टेंजेंशियल, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना थोड़ी सी? हाँ बस अब थोड़ा देखना, इसकी डिजाइन कर रहे हो, ये ऐसे दिख रहा है जबकि ये इधर से आ रहा होगा, ठीक है। अब इस पर आ गया ये टी नोट टू, कहाँ गया ये हो गया टी नोट टू। टी नोट टू मैंने दिखा रखा है। एफ आर कहाँ दिखाओगे, कैसे दिखाओगे एफ आर? ये आएगा या नहीं आएगा? ये क्या हो गया मेरा एफ आर। अब ये बताओ एफ टी कैसे दिखाओगे इस वाले फिगर में? एफ टी, एफ आर तो ठीक है आपने ऊपर की तरफ दिखा दिया, दिख जाएगा। एफ टी कैसे आएगा? सोचो सोचो सोचो, ये फिगर में कंफ्यूज मत हो जाओ। ये इधर से देख रहे हो, ये वाला फिगर याद रखो कहां पर कंडीशन है। ये आप इधर से देख रहे हो, तो इस वाली बॉडी पर शाफ्ट में एक गियर लगाओ अपने माइंड में, फिर इस वाले गियर को लगाओ, फिर इस गियर से रिएक्शंस लगाओ इस पर, तब सोचो एक एफ आर क्या है जो ऐसे आ रही है, और एक एफ टी कैसे आ रही है? एफ टी कैसे आ रही है? ऐसे। एफ टी कैसे आ रही है? ऐसे। दिख रहा है ना? नहीं समझ में नहीं आ रहा? ये सॉरी शाफ्ट को मैंने ऐसे रख रखा है ना, हाँ शाफ्ट को मैंने ऐसे रख रखा है ना ये वाला, तो ये हो गया। मुझे यार फॉर्म की जरूरत थी यहाँ पर, है ना, चलो कोई नहीं, ठीक है, गियर बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो आप, कोई पेज है पेज बस ये छोटा वाला ही दे दो, लास्ट दे दो एकदम जल्दी से, बस बस बस, ठीक है गुड। अब देखो जरा, अब देखो ये जो पार्ट है ना ये ऐसे, ठीक है, हम डिजाइन कर रहे हैं इसकी, है ना, ये हो गया ग्रीन वाला पार्ट। इस ग्रीन वाले पार्ट पर यहाँ पर ऐसे ये घूम रहा है, तो हमारा जो टिथ आ रहा है वो इधर से आ रहा है, टिथ आ रहा है वो इधर से आ रहा है घूमते हुए। तो जो इस वाले पेज का जो टिथ होगा वो इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ऐसे, मैं आपको अभी ऐसे बता दिया था, ऐसे लगा रहा होगा ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो लगेगा एफ आर और एक लगेगा एफ टी ऐसे। ये जो एफ टी ऐसे लगेगा, उस एफ टी को हम कहां पर ट्रांसमिट करेंगे? इस शाफ्ट पर। कैसे ट्रांसमिट करते हैं? सौम्य मैंने बताया था, दो इक्वल अपोजिट फोर्स मान लो और उसकी वजह से कपल बनाओ और ट्रांसमिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बस अब यही चीज आपको यहाँ सोचनी है, जो कि अब ये बताइए कि ये सही है या नहीं आपके माइंड के हिसाब से, कि एक फोर्स आएगा इस पर किधर की ओर, डॉट या क्रॉस? एफ टी सोचो जरा, एफ टी किधर से आ रहा है? अंदर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है बाहर की तरफ, तो क्या आएगा? डॉट। ये चीज गड़बड़ हो गई? गड़बड़ हो गई? नहीं, एक काम कर लो, पहले जहां दिख रहा है वहां दिखा दो। कहां दिख रहा है वो? यहाँ दिख रहा है ना, पहले जहां आपको दिख रहा है एफ टी वो दिखाओ। ये ऐसे दिखेगा या नहीं दिखेगा? एफ आर ऐसे लग रहा है, एफ टी ऐसे लग रहा है, एफ एन ऐसे आ रहा था, ठीक है, तो एफ टी ऐसे लग रहा है, ठीक है, किसके ऊपर? ऊपर वाले गियर के ऊपर, ऊपर वाले गियर के ऊपर ये जो दिख रहा है देखो, एफ टी ऐसे आ रहा है ना, तो इसको बस मैं देखूंगा इसको 90 डिग्री घुमा के, तो ऐसे तो दिखेगा एफ टी ऐसे आता हुआ। ये एफ टी जब ऐसे आएगा अंदर से बाहर की तरफ, है ना, अंदर से बाहर की तरफ, तो क्या दिखेगा? डॉट। तो ये क्या है मेरा एफ टी। इसी एफ टी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी एफ टी को मुझे यहाँ शिफ्ट करना है, तो क्या करूंगा, यहाँ पर एक फोर्स अंदर की तरफ लगाऊंगा, एक फोर्स बाहर की तरफ लेके आऊंगा। जो अंदर की तरफ फोर्स गया और जो ये बाहर की तरफ फोर्स आ रहा है, ये बना रहे हैं क्या? एक कपल। ऐसे आ रहे हैं तो एक कपल बना रहे हैं। कपल की वैल्यू कितनी होगी? कपल की वैल्यू कितनी होगी? एफ टी इंटू जो रेडियस है किसकी? इस वाले गियर की, वन वाले गियर की, मतलब इस वाले टू वाले गियर की, है ना, जिसे हमने R2 माना, क्योंकि यहाँ 2 लिख रखे हैं ना, तो R2 मान लिया। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये कैसे आ रहा होगा मोमेंट? ये कैसे आ रहा होगा मोमेंट? ऐसे, ठीक है, ये कैसे आ रहा होगा मोमेंट? ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो एफ टी है, जो एफ टी की वजह से मोमेंट आ रखा होगा, वो आएगा कुछ ऐसे करके, ठीक है, एफ टी की वजह से। तो एफ टी की वजह से मोमेंट कितना हो गया? एफ टी इंटू में R2, ठीक है। एंड साथ ही एफ टी कहां दिख जाएगा? इस एफ टी को हटा दूं, अब समझ में तो आ गया ना, यहां से मैंने एफ टी हटा दिया और सीधा मैंने कहां दिखा दिया एफ टी? यहां। तो ये किस तरह से है? ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जबकि ये वाला क्या लगा हुआ है? T1 + T2 वर्टिकल डायरेक्शन में। एफ आर किस में लगा हुआ है? वर्टिकल डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? एक बार विजुलाइज हो रहा है ना, तो विजुलाइज होते हुए तो ये सारी चीजें टफ नहीं लगेंगी, बट अगर ऐसे सोचते चलोगे ना, तो पूरा शाफ्ट आप कभी नहीं करोगे। मतलब ये सोचते होगे कि यार ऐसे क्वेश्चन तो कभी हम करेंगे नहीं, क्योंकि ये ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बाकी वैसे अगर देखोगे तो बहुत ईजी है, ठीक है, आपको बस इमेजिनेशन में देखना है। अब क्या करना है, इसके स्टेप्स को मुझे शाफ्ट की डिजाइन करनी है। अब इतने सारे एक साथ हो गए हैं, कौन कौन से हो गए? एक तो ये टॉर्क हो गया, एक ये वाला टॉर्क हो गया, एक ये वाला टॉर्क हो गया, है ना, दिख रहा है उल्टा वाला टॉर्क। और एक कौन सा हो गया? एक हो गया हमारे पास फोर्स इधर की तरफ, एक हो गया फोर्स इधर की तरफ। ये 4 फोर्स हो गए। क्या करोगे? क्या करोगे? पहले वर्टिकल सोचो,
वर्टिकल प्लेन, उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो पहले वर्टिकल प्लेन का फिगर बनाओ। क्या क्या चीजें सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल में लग रही हैं? वर्टिकल फोर्सेस या वर्टिकल डायग्राम। वर्टिकल डायग्राम क्या क्या होगा सोचो जरा भाई। इधर सपोर्ट भी तो है लास्ट में, सपोर्ट भी तो है लास्ट में, तो सिंपली सपोर्टेड होगी ना एक तरह से। ये बियरिंग है ना लास्ट में, तो बियरिंग की वजह से क्या लग रही होगी यहाँ? रिएक्शंस। इस पर ये लग रही होगी R1, ये लग रही होगी R2। ठीक है, इस पर वर्टिकल पॉइंट फोर्स बताओ, वर्टिकल लोडिंग बताओ कौन कौन सी हो रही है? वर्टिकल लोडिंग कौन कौन सी हो रही है? एक क्या हो रही है? T1 प्लस T2, बस अभी प्लस WP हमने अभी नेग्लेक्ट कर दिया, तो T1 प्लस T2। और क्या हो रही है वर्टिकल? और वर्टिकल कौन सी हो रही है? नहीं, FR सॉरी, FR कौन सी है? ऊपर की तरफ, FR है ऊपर की तरफ, है ना, वो भी अभी छुटा हुआ है ना, एक FR है ऊपर की तरफ। ठीक, बात क्लियर हो गई। T1 प्लस T2 एंड FR। जनरली FR क्या होता है? नेग्लेजिबल। कल भी समझाया था, गियर में FR क्या होता है? नेग्लेजिबल। ठीक है, हाँ, FN के बराबर हो जाता है हमारा FT, तो FR हो जाता है नेग्लेजिबल। ठीक, तो T1 प्लस T2 ये आ रखा है, R1 R2 ये हो गया। अभी एक बात सोचिएगा, ये हो गया इसका क्या? वर्टिकल डायग्राम किसका? लोडिंग का। लोडिंग कौन सी वाली? जो हमारी फोर्सेस है। अगर मैं आपसे कहता हूं इसका ट्विस्टिंग डायग्राम बनाओ, ये तो एक डायग्राम हो गया, दूसरा डायग्राम क्या क्या होगा? दूसरा डायग्राम है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग की वजह से ट्विस्टिंग लोड कौन कौन से लग रहे हैं इस पर? ये क्या है? इधर बियरिंग, इधर क्या है? बियरिंग। अब जरा ट्विस्टिंग वाली बात सोचिएगा, कैसा लग रहा है इस पर? ये ऐसे कितना लग रहा है? ये सॉरी, ये उल्टा बना दिया मैंने। ये कितना लग रहा है इस पर? T01। ये लग रहा है T01। ठीक है, ये जो ये T01 लग रहा है, यहां पर कितना टॉर्क लग रहा होगा इस बी पॉइंट पर? बी पॉइंट पर बाई मैग्नीट्यूड कितना है? ए हो गया, बाई मैग्नीट्यूड इस पर कितना है? T02, जो कि T01 के बराबर है। ठीक है, बात क्लियर है? ये जो टॉर्क लग रहे हैं, एक बात बताइए, ए से बी तक कितना टॉर्क ये झेल रहा होगा? जो शाफ्ट है ये कैसा इसको फील हो रहा होगा? ए से बी तक, ए से बी तक क्या होगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जो टॉर्क आ रहा है वो कैसा आ रहा है? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है ये? ठीक है, इससे यहां तक कैसा टॉर्क है? यहां से यहां तक कैसा टॉर्क है? जीरो। क्यों? फिक्स नहीं है, बेयरिंग कभी फिक्स नहीं होती। सोचो, बेयरिंग्स रोटेशनल को ही तो देती है बस। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? फ्री, यहाँ पर क्या है? फ्री। तो इसका जो TMD बनेगा, क्या बनेगा? TMD, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम, वो क्या बनेगा यहाँ पर? TMD कैसा बनेगा? सोचो जरा, यहां से यहां तक ट्विस्टिंग मोमेंट क्या होंगे? जीरो। क्यों होंगे? क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है? इस साइड शाफ्ट से इस साइड वाला फ्री, शाफ्ट से इस साइड क्या है? एक तरह से वो फ्री तो है, वहां पर उसे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है? नहीं। यहां पर जब ये चल रहा था तो गियर क्या कर रहा था? रोक रहा था। देखो, गियर मैशिंग करने में फंस रहा था ना, तो इसलिए गियर रोक रहा था। तो जब तक गियर वाला पावर नहीं मिलेगा तब तक वो शाफ्ट घूमेगी नहीं। जैसे ही गियर वाली पावर मिल गई तो ये शाफ्ट घूमने लग गई। तो इसके बीच में क्या आया? ट्विस्टिंग मोमेंट। जैसे आगे, इसके आगे देखोगे तो क्या है? इधर तो फ्री है, इधर फ्री है, तो शाफ्ट का इधर वाला पार्ट क्या है? फ्री। ये फ्रीली मोशन कर रहा है ना, जबकि इसी वाले पार्ट में तो है जो टॉर्जन हम उतना देंगे जितने के हिसाब से हमने बेल्ट को घुमाया, उतने हिसाब से क्या है? गियर घूमे, तभी तो ये चीज घूमेगी। अगर सोचो, बेल्ट ने आपने टॉर्क चलाया था, बेल्ट ने जो पावर ट्रांसमिट की थी वो वैल्यू होती कम, और गियर क्या है? गियर मैशिंग में बहुत ज्यादा टाइट है। तो आप बताओ, क्या कभी गियर चल जाएगा? जितना आपने टॉर्क प्रोड्यूस किया, क्या उससे गियर चल जाएगा? नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेम टॉर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से क्या होगा कि जो मेरे पास वहां पर T01 आया है, देखिएगा ध्यान से जरा इस चीज को, जो यहाँ पर ये वाला आया था T01, अभी ये वाला फिगर, ये जो यहाँ आपको मैं डॉटेड दिखा रहा हूं वो सेंस समझो। जो ये डॉटेड वाला सेंस है T02 इक्वल टू, सॉरी, ये FT इंटू R2 का, ये FT इंटू R2 का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? मेरा T02 के बराबर। और इसी की वजह से क्या होगा? एक अपोजिट टॉर्क आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये ग्राफ हमारा कैसा बन जाएगा? ये ग्राफ हमारा कैसा बन जाएगा? यहाँ कहाँ गया भाई? ये ग्राफ हमारा कैसा बन जाएगा? इसको समझो, ये है ओमेगा की डायरेक्शन। ये किसकी डायरेक्शन है? ओमेगा की। ओमेगा की क्यों? क्योंकि ये ओमेगा से इधर की तरफ घूम रहा है। यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पर जो गियर ने इस पर लगाया, इस शाफ्ट पर, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? ये।
T02, जिसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, Ft इंटू R2K, और यही जो मैग्नीट्यूड है ये इस वाले मैग्नीट्यूड के बराबर भी होगा, तभी तो गियर घूमेगा, है ना। और गियर घूमने के लिए जितना ये पावर दोगे, मतलब जितना ये टॉर्क दोगे, कल भी समझाया था कि इतना जब तक नहीं दोगे तब तक गियर दूसरा वाला घूम नहीं सकता, ठीक है। तो आपको इतना टॉर्क तो देना पड़ेगा, तभी तो इस शाफ्ट पर क्या आता है, टॉर्क, ट्विस्टिंग। तभी तो इस शाफ्ट पर क्या आएगी, ट्विस्टिंग। अगर इस शाफ्ट ही रबर की बनी हो तो अब जरा सोचो कि पुली ने तो इसे घुमा दिया, बेल्ट ने, ठीक है, ये रबर की बनी है, तो क्या कभी गियर घूमेगा, कभी नहीं। शाफ्ट क्या हो जाएगी, यहीं से क्या हो जाएगी, ट्विस्ट होती जाएगी, गियर कभी घूमेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना इस चीज को। तो यहाँ ये क्या है, और आपको मैंने टॉर्जन में समझाया भी था, अगर याद होगा, कि हमेशा ट्विस्टिंग कब होती है, जब दो इक्वल अपोजिट कपल लगे हों, ठीक है, डायरेक्शन दोनों की अलग हो। तो इस पर कितना ट्विस्टिंग मोमेंट, ये पॉइंट मोमेंट है। पॉइंट मोमेंट इसमें मोमेंट डायग्राम में क्या देता है, एक वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन क्या होगी, T01 की। ऐसे यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन आएगी T02 की, जो कि मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होगा, T01 के। सो यहाँ से यहाँ तक कितना फील करेगा ये शाफ्ट फील करेगा इतना ट्विस्टिंग मोमेंट, T01 का ट्विस्टिंग मोमेंट हर एक पॉइंट पर। जबकि यहां से आगे क्या करेगा, वो फ्री, है ना, यहां से पीछे क्या करेगा, फ्री, ठीक है। नहीं माइंड में चल रहा है, नहीं चल रहा है यहाँ पर यार, वो नहीं है। आप जरा इस चीज को सोचो, ये चीज है ऐसे, ठीक है। मैंने एक बात सोचना जरा, मैंने यहां से यहां तक तो पकड़ा है, इसको घुमा रहा हूं, ट्विस्टिंग मोमेंट कौन फील कर रहा है, बीच वाला ना। क्या ये महसूस कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये फ्री है ना। तो इसको वो शाफ्ट का वो पार्ट मानो जो फ्री है, तो कभी भी इस पर ट्विस्टिंग मोमेंट लगेगा नहीं, क्योंकि ये तो जैसे आपने इस पर ट्विस्टिंग दे दी, ये घूमने शुरू कर दिया, इसमें वो घूम रहा है, ठीक है। यही तो है जिस पर ट्विस्टिंग मोमेंट फील होगा आपको, ठीक है। अगर वो शाफ्ट की रिजिडिटी इतनी नहीं है, टॉर्जनल रिजिडिटी, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे करके। जबकि टॉर्जनल रिजिडिटी अच्छी है शाफ्ट की, इसी वजह से क्या हो रहा है, ये ऐसे घूमता जा रहा है साथ में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये सेंस होता है हमारा इसका। तो इसे क्या बोलेंगे हम, TMD, ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम। इसे क्या बोला हमने, वर्टिकल डायग्राम। तो वर्टिकल डायग्राम क्या करेगा, BMD बनाएगा, याद है ना। ये क्या बनाएगा, BMD बनाएगा या नहीं, क्लियर है। अगर मैं FR को नेग्लेक्ट मान लूं, FR को क्या मान लूं मैं, नेग्लेक्ट, तो क्या बन जाएगा इसका फिगर, BMD का। याद करो, एक पॉइंट फोर्स हो, एक ये हो, तो BMD कैसा बनता है, कुछ ना, बहुत बढ़िया, एक लीनियर, और यहाँ से एक लीनियर। कुछ याद आ रहा है रफली, मैं स्टेप से तो समझा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा ना, उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से आंसर निकाल लेना। मैं तो स्टेप समझा रहा हूँ, तो ये वैल्यू कुछ ही आ जाएगी, उस हिसाब से वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 इंटू जो भी लेंथ दे रखी होगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, BMD। मुझे आपको समझाना क्या है, अभी थोड़ा ध्यान से समझना। ये है A पॉइंट पर क्या लगने वाला मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। ये है B पॉइंट पर क्या लगने वाला मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। FR तो मैंने 0 मान ली, तो उसको तो साइड ही कर दिया, है ना। तो यहाँ पर ये सोचेगा कि ये इस पर लगने वाला है बेंडिंग मोमेंट, ये इस पर लगने वाला बेंडिंग मोमेंट, तो दोनों में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यूज क्या है, अलग अलग। तो कौन सा वाला क्रिटिकल बेंडिंग के सेंस में, कौन सा पॉइंट क्रिटिकल बेंडिंग के सेंस में, शाफ्ट पर बेंडिंग के सेंस में A वाला क्रिटिकल। बट क्या ये 100% क्रिटिकल, किससे चेक होगा, आपके दूसरे वाले डायग्राम, कौन से वाले हैं, हॉरिजॉन्टल वाला भी डिफ्लेक्शन है, और तीसरा क्या है, ट्विस्टिंग वाला डिफ्लेक्शन है। इन तीनों को कंबाइंड करना है ना, समझ रहे हो ना। इसको हाफ हाफ लेके चल रहा हूँ हर चीज को। पहले क्या कर लो, पॉइंट फोर्स से बेंडिंग मोमेंट का हिसाब सोचो, दूसरा क्या करूं, दूसरा ट्विस्टिंग का हिसाब सोचो अकेले का, ये हो गया हमारा ट्विस्टिंग का हिसाब अकेले का, और तीसरा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल का हिसाब सोचो। हॉरिजॉन्टल में कौन सी फोर्स आई थी, याद होगा, हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स और आई थी, FT, बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल में FT फोर्स आएगी, और जो हाउसिंग होती है वो हर तरफ से कवर होती है। भाई ये आपने ये क्या किया, बियरिंग में ऐसे डाला, तो यहाँ पर अगर ये चीज मैं ऐसे लेके जाऊंगा तो ये रिएक्शन लगाएगी, अगर मैं इस चीज को ऐसे लेके जाऊंगा तो भी तो रिएक्शन आ रही है ना। तो हॉरिजॉन्टल में भी तो सपोर्ट क्या लगाएंगे, रिएक्शन। तो अब जरा सोचो, इसको मैं क्या दिखा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डायग्राम। तो बट ये हॉरिजॉन्टल डायग्राम किस डायरेक्शन में दिखाऊंगा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायग्राम ऐसे ही लाइन के हिसाब से ऐसे दिखाने लग गया तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे क्रॉस, और ये क्रॉस, समझ में आया, अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। बट इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा ना, कैसे, ऐसे करके, क्या कि ये जो FT लग रहा है ये अंदर से बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ दिखेगा। मतलब मैंने क्या कर दिया, इसको 90 डिग्री घुमा दिया, तो ये चीज ऐसे दिखेगी। इसका ये क्या है, टॉप व्यू, इसे क्या बोल दोगे, टॉप व्यू। ये क्या था, इसका फ्रंट व्यू, जो आप लेके ही चल रहे थे अभी तक। तो इसका अगर टॉप व्यू देखोगे तो FT ऐसे आ रहा होगा, FT ऐसे आ रहा होगा। तो रिएक्शन ये वाली कौन कौन सी होगी, R2 हॉरिजॉन्टल, R1 हॉरिजॉन्टल, वहां तो थी वर्टिकल। तो ये जो सोचो अब FT,
ये जो सोचो एफ टी क्या हो जाएगा यहाँ से, ये जो है ये वर्टिकल फोर्सेस है तो इसका बीएमडी बनेगा, इसका बनेगा फिर से बीएमडी। ये बीएमडी कौन सा वाला बीएमडी है, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से बीएमडी क्या बन के आएगा, फिर से कुछ ऐसा। बात समझ में आ रही है? ये 90 डिग्री वाला बीएमडी है। जो अभी वाला बीएमडी आपने देखा था वो क्या है, वो एक तरह से इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर था वो बीएमडी। तो इस वाले पॉइंट पर देखो, ये वाला ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है, तो ए पॉइंट पर बीएमडी कितना रखा है, ये वाला। बट याद रखना ये हॉरिजॉन्टल वाला बीएमडी है, ठीक है। मतलब ये मोमेंट की वैल्यू आ रही है वो हॉरिजॉन्टल में इतना डिफ्लेक्ट करना चाहेगी, इस वाली वैल्यू के हिसाब से डिफ्लेक्ट करना चाहेगी कुछ, समझ रहे हो ना। 3D चल रहा है, एक तो ऐसे बैंड हो रहा है और एक ऐसे भी बैंड हो रहा है, मतलब इस वाली डायरेक्शन में ऐसे बैंड हो रहा है ना। तो दोनों चीजों का नेट देखना है उस पॉइंट पर, ठीक है। अभी ये क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया दूसरा। तो ये हो गया हमारे पास क्या, बीएमडी इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये पॉइंट हो गए ए, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है। बात क्लियर है? इसको क्या मैंने बोल दिया, इसको बोल दिया एम ए हॉरिजॉन्टल, समझ में आ रहा है? ये हो गया एम बी हॉरिजॉन्टल, क्लियर। ऐसे ही मैंने इस वाले पॉइंट को बोल दिया क्या, एम ए वर्टिकल, इसे बोल दिया एम बी वर्टिकल। बात क्लियर है? ये वाला पार्ट क्या है, अब जरा इनके बारे में सोचो। ए पॉइंट क्या क्या फील कर रहा होगा, ए पॉइंट क्या फील कर रहा होगा, ए पॉइंट बेंडिंग ऐसी भी फील कर रहा होगा, ए पॉइंट क्या है, बेंडिंग ऐसी भी फील कर रहा है नीचे की तरफ, और ए पॉइंट बेंडिंग कौन सी वाली फील कर रहा है, ए पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट देखो ये लग रहा है ना, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट यहाँ है, यहाँ है। दूसरा ए पॉइंट पर ही सोचना, अभी ए पॉइंट पर एक और बेंडिंग मोमेंट है, ट्विस्टिंग की बात अभी बाद में करूंगा। ए पॉइंट पर ये भी बेंडिंग मोमेंट है जो कि कौन सी वाली डायरेक्शन में, सेंस में जा रहा है कि इस तरह से ऐसे भी जा रहा है ना। तो इस पर ये वाला बेंडिंग मोमेंट भी है, ये वाला भी है, तो दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। दोनों कैसे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कहां से जुड़ते हैं, पाइथागोरस से। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? दोनों मोमेंट हैं जो कि परपेंडिकुलर हैं, तो क्या जुड़ेंगे, पाइथागोरस से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ए पर नेट बेंडिंग मोमेंट निकालूं, ए पर क्या निकालूं, नेट बेंडिंग मोमेंट, तो कितना निकलेगा, समझ में आ भी रहा है नहीं? ए पर नेट बेंडिंग मोमेंट कितना निकलेगा, तो बीएम ए पर नेट ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इधर जाके अंडर रूट हो गया, अंडर रूट ऑफ एम ए हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस एम ए वर्टिकल का स्क्वायर। समझ में आ गया ये? क्लियर है ना? ये क्या है मेरा, नेट बेंडिंग मोमेंट ऑन ए, क्लियर, ठीक है। सेकेंडली क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट एट बी नेट, सिमिलरली हो जाएगा। क्या क्या चीजें होंगी, एम बी नेट, ये क्या है, एम बी एच, है ना, हॉरिजॉन्टल जो बी पर लग रहा है, फील हो रहा है, और ये क्या है हमारे पास जो वर्टिकली फील हो रहा है बी पर। जीरो तो नहीं है, कुछ ना कुछ है, तो इसकी भी लेके वैल्यू चलनी पड़ेगी, उसकी भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम बी वी, ये हो जाएगा एम बी एच का स्क्वायर प्लस एम बी वी का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, बी एम एट बी नेट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट बी नेट, बेंडिंग मोमेंट एट ए नेट, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो बेंडिंग मोमेंट ही निकले अभी तक, अभी एक चीज और बची हुई है इस पर लोडिंग में, कौन सी, ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। ट्विस्टिंग मोमेंट और बची हुई है। अब उस ट्विस्टिंग मोमेंट को कैसे जोड़ोगे, उसके लिए आप सीधा फॉर्मूला यूज करना। फॉर्मूले में क्या होता है, के बी इंटू एम का स्क्वायर प्लस के टी इंटू टी का स्क्वायर। ये मैंने देखो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, मैंने सारे स्टेप पहले लिख रखे थे, बना रखे थे, बट फ्लो में मैं आगे चला गया इसमें, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ तक हो गई थी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पर, टी जो डायोफ शाफ्ट निकलेगी, देखो अब बेसिकली क्या होता है, हमें दिया हुआ रहेगा कौन सी वाली थ्योरी से निकालना है। अगर थ्योरी नहीं दी हुई है तो कौन सी वाली लेके चलोगे, एमएसएसटी, ठीक है। एमएसएसटी लेके चले। एमएसएसटी किसके लिए अप्लाई होती है, डक्टाइल और ब्रिटल, डक्टाइल के लिए, ब्रिटल के लिए कौन सी, एमपीएसटी। हम जनरली डक्टाइल ही मान के चलते हैं, स्टील मटेरियल माना हुआ है इसका शाफ्ट का, ठीक है। तो शाफ्ट के लिए क्या हो गई, एमएसएसटी यूज। इस एमएसएसटी में सीधा फॉर्मूला याद रखना, टी इक्विवेलेंट। आपको मैंने ये प्रूफ भी कराया था सोम में, अगर याद हो आपको, कि टी इक्विवेलेंट निकल के आया था, ये था आपके प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में फॉर्मूला एक, कि अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, टी इक्विवेलेंट। और एम इक्विवेलेंट का क्या था फॉर्मूला, अगर याद हो तो,
1/2 ब्रैकेट m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, है ना। तो ये जो चीज थी टी इक्विवेलेंट, वो टी इक्विवेलेंट हमारा इस फॉर्मूले से आ गया। इस फॉर्मूले में हमने क्या क्या मल्टीप्लाई और किया, एक केबी है और एक केटी है। क्वेश्चन में अगर देंगे तो यूज करना, नहीं देंगे तो 1 1 मान लेना। केबी क्या है, केबी है कंबाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर फॉर बेंडिंग, एंड केटी है कंबाइंड शॉक एंड फटीग फैक्टर फॉर ट्विस्टिंग। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में बॉडी किस में जाती है, एक्चुअल में बॉडी किस में जाती है, डायनामिक में, है ना भाई। जो पुली चलेगी तो वो डायनामिक है ना, गियर चलेगा तो डायनामिक है। बट ये हमने स्टडी कौन से सेंस में की है, स्टैटिक, कि बस T1 T2 लग रही है, घूम ज्यादा नहीं रहा, उधर भी वो घूम नहीं रहा, बस सिर्फ और सिर्फ फोर्स फील करवा रहा है ना। तो इसीलिए ये जो केबी केटी अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो ऐसे यूज करोगे, उनका फिर टोटल का स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं दिए हैं तो 1 1 मान के सीधा आंसर निकाल लोगे। इस टी इक्विवेलेंट की वैल्यू यूजिंग MSST क्या निकल के आएगी, 5/16 d क्यूब इंटू टाउ परमिसिबल। ये पार्ट हमारा सोम में मैंने पढ़ा रखा है कि जो हमारे पास शाफ्ट होती है, जब उसके हम डिजाइन करते हैं तो वो टॉर्क में डिजाइन होती है। शाफ्ट हमेशा किस में होती है, टॉर्क में डिजाइन, जबकि बेंडिंग जो बीम होती है वो किस में डिजाइन होती है, मोमेंट में, ठीक है। वो किस में होगी, सिग्मा बी में, 32 m/πd क्यूब, ठीक है, याद आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो टी इक्विवेलेंट निकल के आया, ये फॉर्मूला चाहे तो मैं आपको वहीं पर लिख देता हूँ, क्योंकि वो सीक्वेंस था वहां पर। कहाँ गए हम, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेरा टी इक्विवेलेंट निकल के आया वो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ टी इक्विवेलेंट तो निकाल रहे हैं हम। टी इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पर, m के बी इंटू m टोटल m नेट। अब ये m नेट किसका, m नेट किसका, a पॉइंट का या b पॉइंट का, जो क्रिटिकल होगा। बहुत बढ़िया, जो क्रिटिकल होगा उसकी वैल्यू लेकर चलेंगे, ठीक है, जो क्रिटिकल होगा उसकी वैल्यू। और t क्या होगी, t किसके लिए, t किसके लिए, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। T क्रिटिकल पॉइंट, MR क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले हमें क्या डिजाइन करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट। पहले हमें क्या डिजाइन करना होता है, क्रिटिकल पॉइंट। आपने ये जो वैल्यूज निकाली, यहाँ पर मैंने P एंड Q ले रखे हैं, जबकि वो मैंने वहां पर क्वेश्चन में A एंड B मान लिए। तो A एंड B पर आपने क्या निकाल लिया, इन दोनों की वैल्यू। जिसकी वैल्यू ज्यादा आई वो पॉइंट क्या हो गया, क्रिटिकल। आपको T भी उस क्रिटिकल पॉइंट का ही लेके चलना है। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारा डिजाइन प्रोसेस। इस डिजाइन प्रोसेस के बाद में हमने क्या ले लिया, टी नेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट का स्क्वायर प्लस के टी इंटू टी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट का स्क्वायर। ये किसके बराबर है, 5/16 इंटू 16। हाँ एक सेकंड मैं उस फिगर को देख लेता हूँ, उसमें वैल्यू कहाँ पर आ रही है इस बार, कहाँ गया ट्विस्टिंग मोमेंट, ये वाला। देखो ट्विस्टिंग मोमेंट यहाँ पर क्या है इस फिगर के हिसाब से, यहाँ पर भी सेम एंड यहाँ पर भी सेम। अगर हाँ, अगर क्वेश्चन में इस तरह का अरेंजमेंट हो जाए, जनरली ट्विस्टिंग जो होगी वो सेम ही रहने वाली है। क्यों, क्योंकि शाफ्ट तभी घूमेगी जब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, है ना, नहीं तो शाफ्ट घूम ही नहीं सकती। अगर कम वैल्यू रहेगी तो कैसे घूम पाएगी। इसीलिए क्या होगा, हर जगह की जो वैल्यू है वो सेम रहने वाली है, चाहे वो P हो, मतलब चाहे वो A हो चाहे वो B हो। बट अगर यहाँ सेम चीज नहीं रहेंगी तो ऑब्वियस है कि क्रिटिकल पॉइंट जो इसके लिए आएगा वही लेना पड़ेगा, जो इसके लिए आएगा वो लेना पड़ेगा। जबकि इस सेंस में क्या है, दोनों पॉइंट इसके बराबर ही हैं। जो बेंडिंग मोमेंट में क्रिटिकल आ गया वो यहाँ का भी क्रिटिकल मान के चलेंगे सिंपली, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से क्या थी वो, 5/16 16, या उल्टा लिख रहा हूँ, सही है, 5/16 इंटू डी क्यूब और इंटू टाउ, टाउ इक्वल टू 16 t/πd क्यूब ना, हाँ ठीक है, जनरली ऐसे याद रहता है, टाउ इक्वल टू 16 t/πd क्यूब, ठीक है। तो 16 d क्यूब πd क्यूब 16 इंटू टाउ। टाउ कौन सी है, टाउ परमिसिबल, जो भी उस मटेरियल के लिए मैक्सिमम होगी अगर FOS नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। बात क्लियर है, यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगी, आंसर आ जाएगा। चलो ये स्टेप समझ में आ गए। अब एक क्वेश्चन कर लें, ठीक है, परेशान हो रखे हो है ना, एक क्वेश्चन कर लें। कल डिजाइन ऑफ गियर में भी ऐसे हुआ, ठीक है। डिजाइन ऑफ गियर में एक क्वेश्चन था बहुत ही लेंथी, ठीक है, बट उसके बाद उम्मीद है सारे क्वेश्चन बन गए होंगे, सॉरी सारे क्वेश्चन बन गए ना वो 12 के 12, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये कर लोगे ना तो अब इसके बाद में ना शाफ्ट के क्वेश्चंस में टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि अब इसका ना छोटा एक ही पार्ट आएगा बस, कि वर्टिकल दिखा देंगे, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से दिखा देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन लिखो,
इसे थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो और मैं इसे पूरा कंप्लीट लिख देता हूँ। ए ट्रांसमिशन शाफ्ट सपोर्टिंग टू पुलीज ए एंड बी आर माउंटेड बिटवीन टू बियरिंग्स C1 एंड C2 एज शोन इन फिगर। अभी फिगर बना रहा हूँ। Power is transmitted from pulley A to B. The shaft is made of plain carbon steel, मतलब डक्टाइल है तो क्या यूज कर सकते हैं, MSST. Having ultimate tensile stress 600 megapascal and yield strength 380 megapascal. Determine the shaft diameter on the basis of the torsional rigidity. समझ में आ रहा है? Torsional rigidity के बेसिस पर हमें इसकी जो डायमीटर है वो बताना है। ठीक है, आगे क्या है वर्डिंग्स? If the permissible angle of twist, if the permissible ये क्वेश्चन ना पूरा एक तरह से ऐसा समझ लो सब कुछ आ गया इसमें। ठीक है, तो आगे फिर आपके शाफ्ट के क्वेश्चन सब छोटे छोटे बनेंगे फिर। इफ द परमिसिबल एंगल ऑफ ट्विस्ट बिटवीन angle of twist between two pulleys is 0.5 degree and shear is 0.5 degree and shear modulus of material is please इसे लिख लो, and shear modulus of material is 80 kilonewton per mm square, 80 kilonewton per mm square। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये समझ लो मैक्सिमम लगेंगे हद से 10 मिनट पूरा समझते हुए, बट ये शाफ्ट के लिए एक ही क्वेश्चन हो जाएगा जिससे सारे शाफ्ट के क्वेश्चन आगे हो जाएंगे। ठीक है, shear modulus of material 80 kilonewton per mm square, full stop. The permissible shear stress may be taken as may be taken as 30% of the yield strength। मतलब यहाँ पर FOS का हिसाब दे रखा है 30% of the yield strength है ना। FOS वर्डिंग में ना देके ऐसे दे दिया है ना, 30% of the yield strength and 18% of the ultimate tensile strength and 18% of the ultimate tensile strength and 18% of the ultimate tensile strength, whichever is minimum, whichever is minimum, check for its safety, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, ये वाला सेंस। ठीक है, चेक फॉर इट सेफ्टी, पहले इसको चेक भी करना रहेगा लास्ट में ना। तो उसके जो हमें निकालना है वो क्या निकालना है, शाफ्ट डायमीटर, मतलब डिजाइन करना है शाफ्ट का। ठीक है, डायमीटर निकालना है। इसका फिगर मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद मैं एक फिगर बना देता हूँ, फिर आपका वो तिकड़मबाजी स्टार्ट हो जाएगा कि BMD बनाना है, TMD बनाना है, ये सारी। क्या सत्यम जी घर पर ही हैं क्या? आज क्लास नहीं थी क्या? अच्छा, क्लास खत्म हो गई है। अरे यार, मुझे तो ऐसे लगा कि आज आप कॉलेज से आओगे। ठीक है, मतलब आप हो गए फुल्ली। अब एग्जाम देना है सीधा? कब है, मतलब अभी तो नहीं है? 8 तारीख है, तब तक तो ठीक है। 7 से ना, तो बहुत बढ़िया। अब फिर एक काम कर लेते हैं, कल को आ जाओ फिर आप 2 बजे। कल नहीं यार, ये क्या था मतलब ये क्या था यार? अच्छा, तो फिर कितने बजे आ सकते हो? 4 बजे आ जाओगे? एग्जाम कितने बजे तक खत्म हो जाएगा? 1 घंटे का, 2 घंटे का? 2 घंटे का, 1.5 का है, 3.5 तो 3.5 4.5 रख लें। 4.5 रख लेते हैं। ठीक है, 4.5 से हुई 7.5 या 7.5। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसका फिगर बना दूं, ये उतार लिया है ना? ठीक है, उतार लो जल्दी से।
ये जो होता है ना स्टैटिक वाला, इसमें एक्चुअली थोड़ी सोम ज्यादा आ जाती है, ये एसएफडी बीएमडी ये सारी चीजें ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लग सकता है, ठीक है। बट मेन जो है ना इस वाले इसमें शाफ्ट डिजाइन में, वो है हमारा फटीग लोडिंग, डायनामिक लोडिंग। डायनामिक लोडिंग में जो जो चीजें आपको मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा वो अभी आपने सोम में नहीं पढ़ी, ठीक है। नो सेंसिटिविटी, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, वो सारी चीजें आपकी आगे आएंगी। सोडरबर्ग जो इक्वेशन होती है, गुडमैन्स गर्बर पैराबोला, ये सारी चीजें आपकी आगे आएंगी अभी, ठीक है। वो चीजें आपने सोम में नहीं पढ़ी, ठीक। यहाँ चीजें हो गई, ठीक है। अब इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर है ये, एक लाइन खींच देता हूँ ऐसे, ये ऐसे, ये क्या हो गया मेरा शाफ्ट, ठीक है, जिसको मुझे डिजाइन करना है, ठीक है। साइडों में क्या लगा दूं, बेयरिंग्स, ये साइडों में लगा दी मैंने ऐसे, ऐसे करके लगा दो बेयरिंग्स, ठीक है। ये बेयरिंग्स हो गई। ये लगा दो यहाँ पर पुली, एक पुली हो गई ये ऐसे, और एक हो गई ये पुली, ये इस सेंस में, ये दो हो गई, ठीक है। इनको अगर मैं डिस्टेंस वाइज देखूं, अब थोड़ा कैलकुलेशन करना, कैल से तैयार रखना, नहीं तो एटलीस्ट मोबाइल। ये डिस्टेंसेस हैं 120, गेट में क्वेश्चन इस सेंस में ही आएगा दिखा के आपको ये वाली चीज ना, 120, 200, ठीक है। 200 के बाद ये है 180, 180, ठीक है। ये डिस्टेंसेस दे रखी है एमएम में, ठीक है। इसका डायमीटर दे रखा है 200, ये सब एमएम में है, ठीक है। इसका डायमीटर दे रखा है 300। अब जब मैं इसे इधर से देखता हूं, किधर से, इधर से, दूसरा फिगर भी है आपके पास, जब मैं इधर से देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है, ये क्वेश्चन में फिगर है आपका, मुझे ये दिखता है कि पहली वाली पुली जो है वो दिखेगी मुझे ऐसे सर्कल बनती हुई, है ना, ऐसे। दूसरी वाली पुली इसके पीछे आ जाएगी ना जब इधर से देखोगे, है ना। तो इसको अलग कलर से दिखा देता हूँ, ये पुली ऐसे दिख रही होगी, इसके पीछे दिख रही होगी ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे वाला व्यू है, ठीक। तो इसका जो ये ए और बी नाम ले लो, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, तो ये ए है, ये बी है, ठीक। यहां गिवन दे रखा है आपको क्या चीज, कि यहां है 2000 न्यूटन, ठीक है। हमें वैल्यूज निकालनी तो नहीं है, हाँ ये वैल्यूज आपको गिवन है। एक है 2000 न्यूटन, इसको थोड़ा सा मुझे छोटा बनाना पड़ेगा, एक सेकंड, ऐसे करके। अब देखना, ये जो इस पर फोर्स लगी हुई है, दिस इज दी, ऐसे करके देखो, ये क्या है, एक हाफ फिगर है, चीजें यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे अभी मैंने पूरा बताया था ना आपको, तो यहाँ पर मुझे फोर्स से मतलब है, क्योंकि मुझे किससे मतलब है, सिर्फ इस वाली शाफ्ट के ऊपर फोर्स लगने से, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे दिखा रखा है कि इस पर एक बेल्ट ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही है, बस। तो इस बेल्ट का फ्री बॉडी बन गया ना, उसको बेल्ट को हमने यहाँ से तोड़ दिया इमेजिनेशन में, तो ये फ्री बॉडी बन गया। इसकी वैल्यू दे रखी है 2000 न्यूटन, ऐसे 2000 न्यूटन, और इस साइड दे रखी है 500 न्यूटन। आगे क्लियर हो गया। इसे हम क्या बोल देंगे, T1, इसे बोल दिया T1 ए पर एंड T2 ए पर, ठीक है। T2 ए पर जो ये पुली है, कौन सी वाली, ये वाली, ये लगी हुई है ऐसे, इस पर बेल्ट आ रही है ऐसे, थोड़ा ध्यान देना, इस पर बेल्ट आ रही है ऐसे, तो इसका फिगर कैसे बनेगा, ऐसे जाता हुआ। कोई दिक्कत हो तो पूछना, इसका फिगर कैसे बना, ऐसे जाता हुआ, ठीक। समझ में आया क्या कह रहा हूं, ठीक है। ये चीज ऐसे, तो इनकी वैल्यूज दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1500 न्यूटन, ठीक है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 500 न्यूटन। ये हो गया T1 बड़ा को हम 1 मानते हैं, T1B, एंड ये हो गया T2B, ठीक है। ये दे रखा है, बात क्लियर हो गई, इतना समझ में आ गया। बीच की जो कॉमन शाफ्ट है, इसी की हमें डायमीटर निकालनी है, ये जो शाफ्ट है ना येलो वाली, इसकी डायमीटर निकालनी है, ये व्हाइट वाली शाफ्ट है, ठीक ठीक। अब जरा बनाने की कोशिश करो, क्या क्या चीजें लग रही हैं, कैसे कैसे लग रही हैं, थोड़ा सा तरीका बता देता हूं। पहले क्या बना दो, यहाँ पर एक बनाओ हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम, एक बनाओ वर्टिकल लोडिंग डायग्राम, उससे बनाओ बीएमडी दोनों के पहले, उसके बाद बनाना टीएमडी, ठीक है। टीएमडी भी बनेंगे, टीएमडी भी आएंगे, टीएमडी आएंगे, ट्विस्टिंग मोमेंट आएंगे, क्यों क्यों ट्विस्टिंग मोमेंट क्यों आएंगे, पुली घूमेगी, पुली घूमेगी, किनकी किनकी वजह से, ये T1 माइनस T2 इंटू आर, ऐसे T1 माइनस T2 इंटू आर, क्लियर है।
भाई ये पुली इधर वाली घुमा रही है, इधर वाली पुली घुमा रही है, तो T1 माइनस T2 इंटू आर होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, तो TMD भी आएंगे। तो इसके बनाइए जल्दी से, BMD एंड TMD बनाइए। TMD हमेशा क्या होगा? TMD हमेशा क्या होगा? सेम। ट्विस्टिंग मोमेंट सेम होगा तभी तो, नहीं तो ये तो शाफ्ट क्या हो गई होगी बीच में से, टूटने की कंडीशन में पहुंच जाएगी। ठीक है, हाँ R1 R2 निकालने पड़ेंगे। नहीं BMD सीधा, हाँ निकाल लो क्योंकि बिना निकाले BMD की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे ना। ठीक है, बिना निकाले BMD की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। पहले वर्टिकल BMD बना लो थोड़ा सिंपली सा। क्या 2000 ही लोगे सिर्फ वर्टिकल? टोटल है ना 2500 टोटल। एक बार एक फिगर बनाओ, ठीक है, वर्टिकल वाला बनाओ तो वर्टिकल वाला बना लो, हॉरिजॉन्टल वाला बनाओ तो हॉरिजॉन्टल वाला। मुझे मतलब है उनके BMD से। आप पहले लोडिंग डायग्राम बनाना, उसके बाद BMD बनाना, है ना। इतने टफ क्वेश्चन नहीं है ये, देखने में भले से लग रहा है, हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है बट टफ नहीं है। ठीक है, ये फिगर हो गया, मैं यहाँ पर उठा के रख सकता हूँ इसे। छोटा है नहीं ना, अच्छा ये छोटा है। ये है फिगर, इसका अगर मैं BMD बनाऊंगा तो क्या होगा? पहले सॉरी मैं क्या बनाऊंगा इसका? वर्टिकल लोडिंग डायग्राम। तो वर्टिकल लोडिंग डायग्राम क्या क्या बनेगा मेरा? इस पर ऐसे फोर्स लग रही है कितनी? 2000 प्लस 500 मतलब 2500 लग रही है। तो रिएक्शन क्या क्या आएंगी? देखो बहुत इजी रिएक्शन हो गई, कुछ और है ही नहीं बस, है ना। तो R1 इसको V लिख दो, R2 इसको V लिख दो। क्या वो 2500 ये लेंथ आपको दे रखी है, 120 ये है, तो कितनी हो गई ये वाली? ये हो गई आपकी 380, है ना। तो आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो उसी हिसाब से, जो रिवर्स रिलेशन बनाते हैं। क्या बनेगा? R1V की वैल्यू क्या होगी? R1V की वैल्यू 380 अपॉन 120 प्लस 380, ठीक है, इनटू में 2500। याद आ रहा है वो रिवर्स रिलेशन? ठीक है, M रेशियो N, तो N डिवाइडेड बाई M प्लस N इनटू में टोटल फोर्स। वर्टिकल एक ही फोर्स तो है बस, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी R2V क्या हो जाएगी? 2500 माइनस दिस। तो कितना आंसर आ रहा है भाई इसका निकल के? R1V का कितना आ रहा है? 1900। बहुत बढ़िया, R1V आ रहा है 1900। तो ये 1900 घटेगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 600। ठीक है, ये निकल के आ गया। ठीक है, न्यूटन एंड न्यूटन। ठीक, ये हो गए। अगर ये चीज हो गई तो इसका BMD बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं भाई। तो BMD बना लो। ठीक है, ये वर्टिकल का BMD बना रहे हो, ठीक, ये बना रहे हो आप वर्टिकल का BMD बनाओ भाई। ये कितना हो जाएगा? ऐसे करके सैगिंग में जा रहा है, ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। आपको इस वैल्यू से मतलब है। आपको ये भी याद है कि हर एक पॉइंट किस में होता है? इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? जो इधर का एडजेसेंट लेफ्ट का मोमेंट होगा वो एडजेसेंट राइट के बराबर होगा। तो एडजेसेंट लेफ्ट का ही काउंट कर लो। R1 भी कितना है? 1900 गुणा में 120। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1900 गुणा 120 न्यूटन MM में आएगा। किलो न्यूटन MM कर लो चाहे तो। 1900 गुणा 120 कितना आ गया भाई? 228 इंटू 10 टू द पावर 3। ये वैल्यू कितनी आ रही है BM की? ये 228 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन MM। आई सबकी? नहीं आई? आ गई ना। 1900 से मल्टीप्लाई कर दो 120 की, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। कितनी आ गई? 228 इंटू 10 टू पावर 3। तो ये किसके लिए आई है? ये आई है A के लिए। दूसरी क्या होगी? B पॉइंट के लिए कुछ। बट अभी टेंशन मत लो, अगर दूसरी भी क्रिटिकल वैल्यू A पर ही ज्यादा आई तो फिर टेंशन क्यों लेंगे हम? ठीक है, फिर तो A ही होगा ना क्रिटिकल, तो उसी को यूज करना है। फिर B वाली वैल्यू क्यों निकालनी? हाँ, अगर दूसरे में कुछ और वैल्यू आएगी तो देखना पड़ेगा कि यार हाँ भाई B की वैल्यू में निकालनी है, अगर वहां पर B की वैल्यू ज्यादा आती होगी तो पहले तो हो गया वर्टिकल लोडिंग डायग्राम। अब लेके चलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम, उसके बाद ले लेंगे TMD। ठीक है, अब लेके चलो हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम में क्या क्या लग रहा होगा? वो वाला फिगर नहीं उठाया मैंने अभी। अगर मैं इसे उठाता हूं तो कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टली? 1500। कितना था? 1500 ना। हाँ 1500 और 500 कितना हो गया? 2000।
2000 लग रहा है किधर की तरफ, ऐसे करके, तो 2000 ऐसे करके लग रहा है। तो अगर मैं इसका क्या देखूं, टॉप व्यू देख रहा हूं किसका, हॉरिजॉन्टल लोडिंग डायग्राम का, है ना, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू क्या होगा, बी पर लग रहा है ना, ये वाले जो फोर्स है ये बी पर लग रहा है ना, बी पर देखो, बी पर है ना, ए पर तो नहीं है ना हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो बी पर लग रहा है 2000। ठीक है, तो बी पर लगा दिया 2000, ये वर्टिकल नहीं है, प्लीज याद रखो, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल, बस टॉप व्यू है उसका, है ना। तो इस पर जो ये वाली वैल्यू आएगी वो आएगी R1H और ये आएगी R2H। समझ में आ गया, R1H एंड R2H। अब इसकी वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, निकालो भाई, कितना कितना आ रहा है, 120 और 200 कितना हो गया, 320 एंड ये हो गया 180, है ना। तो यहाँ पर ये R1H की वैल्यू आ गई 720। अच्छी बात है, कैसे कैसे आ सकती है, 180 अपॉन में 320 प्लस 180 इंटू में 2000, तो ये इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 720 न्यूटन। तो यहाँ से दूसरी वैल्यू क्या आ गई, R2H, ये क्या आ गई 1280। 2000 में से ये घटा दोगे 720, तो 1280 न्यूटन, ये भी न्यूटन। अब क्या करोगे इसका BMD। ठीक है, अब इसका फिर से BMD, बट ये BMD कौन सा है, ये BMD है मेरा हॉरिजॉन्टल BMD, है ना, हॉरिजॉन्टल लोडिंग वाला BMD। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी फिर से वही बी पर देखो, तो ये वैल्यू आएगी ऐसे करके, ऐसे करके आएगी, बी पर आएगी ना ऐसे करके। ठीक है, ये BMD आपने बना रखे हैं सॉम में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2H की वैल्यू है 1280, गुणा में 180 करोगे तो नेट वैल्यू आएगी इसकी निकल के, कितनी आ रही है, 230.4, 230.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ठीक है, ये चीज निकल के आ गई, गुड। ठीक, अब क्या हुआ, अब हम फंस गए, क्यों फंस गए, क्योंकि बी वाले पर आ रहा है हॉरिजॉन्टल में मोमेंट, ए वाले पर कम है। ठीक है, तो ए वाले पर ये है, बी वाले पर ये है, जबकि इस वाले में क्या था, ए वाले पर ज्यादा, बी वाले पर ज्यादा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसकी भी वैल्यू एंड उसकी भी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालो पहले, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2b, मतलब ये कितना है R2b है हमारे पास 600, तो 600 गुणा कितना 180, 600 गुणा 180 की वैल्यू कितनी आ रही है, 600 गुणा 180 की वैल्यू आ रही है आपकी 108 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ठीक है, ये आएगी 108 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। क्यों आई भाई, क्योंकि ये वैल्यू है 600, गुणा में डिस्टेंस कर लोगे मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी है 180 वाली, कि बी पॉइंट पर निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया, 108 आ गई, नहीं आई, आ गई 108। ठीक है, क्यों आई 108, क्यों आई, ये 108 क्यों आई यहाँ पर, 600 इंटू कौन सी की, ये 380, क्यों, क्योंकि बी पॉइंट पर निकाल रहे हैं ना, है ना, बी पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस बी वाली तो ली जाएगी 180 की, तो 180 से गुणा करोगे 600 की तो 108 आएगा। ठीक है, तो ये बी पर, क्यों बी पर, क्योंकि बी पर वर्टिकल मोमेंट आ गया था ज्यादा, ये सॉरी हॉरिजॉन्टल मोमेंट ज्यादा आ गया था। तो आपको देखना पड़ेगा इसमें भी कि कितनी वैल्यू इसकी आ रही है, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का दोनों का सम, पाइथागोरस वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें हॉरिजॉन्टल में आपको ए पर भी निकालना पड़ेगा, तो ये जो MAH है वो कितना आएगा, वो आएगा आपका, ये कितना है 720, 720 से मल्टीप्लाई कितने की करोगे 120 की, क्यों, क्योंकि ए पर निकालना है मोमेंट, तो ए पर निकालोगे ये वाला मोमेंट, तो कितना हो गया 720 गुणा 120, 720 गुणा 120, ये आंसर निकल के आएगा 86.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ठीक है, ये दो वैल्यू ये आई, ऐसे ही रेस्पेक्टिवली वर्टिकल में दो वैल्यू वे आई थी। ठीक है, दोनों चीजें हो गई। अब यहाँ से पहले बेंडिंग मोमेंट को खत्म कर लो, ट्विस्टिंग को बाद में कर लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट में अब बताइए मुझे MA नेट कितना आ रहा है, MA नेट होगा कितना, MAH का स्क्वायर प्लस MAV का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यूज आपने अभी अभी निकाल ली हैं। ये है हॉरिजॉन्टल वाले का, तो हॉरिजॉन्टल वाले का है 86.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm में आंसर आ जाएगा, कोई नहीं, का स्क्वायर प्लस MAV की वैल्यू क्या है, ए पर वर्टिकल वाले में ये है आपकी 228, ये है 228 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर का अंडर रूट, ये है MA नेट। ठीक है, MA नेट की वैल्यू कितनी आ गई, MA नेट की वैल्यू, MA नेट की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 2
243.82 है ना, 243.82 इंटू 10⁻³ शायद, ठीक है, हाँ, न्यूटन एमएम, न्यूटन एमएम, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली क्या हो जाएगा, एम बी नेट, एम बी नेट क्या होगा, एम बी एच का स्क्वायर प्लस एम बी वी का स्क्वायर। इसकी वैल्यूज को पुट करो, क्या क्या हो गई भाई, बी की है 230, एम बी एच ये हॉरिजॉन्टल वाला है तो 230.4 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू है कितनी 108, तो 108 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर का अंडर रूट। तो दिस इज द एम बी नेट, ठीक है, ये हो गई मेरे पास एम बी नेट, सॉरी। ठीक है, इस एम बी नेट की वैल्यू आ गई है आपकी, इसका क्या आया आंसर 254.45, बहुत बढ़िया, 254.45 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, तो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है, ए या बी, वेंडिंग के हिसाब से, बीएमडी के हिसाब से कौन सा वाला है, बी। 254 इस पर ज्यादा आ रही है ना, तो बी वाला क्रिटिकल हो गया। हमें उस फॉर्मूले में 16 पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ में कौन सी वैल्यू लेके चलनी है, ये वाली, ठीक है, ओके, ठीक है। एंड जो हमारा टीबी आ रहा है वो कितना आ रहा है, टीबी, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, ये आपका क्रिटिकल सॉरी टीएमडी, टीएमडी ट्विस्टिंग मोमेंट डायग्राम, बीएमडी तो खत्म हो गया, ठीक है, बीएमडी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा टीएमडी निकालना, तो टीएमडी क्या निकालेंगे, टीएमडी के लिए आपको क्या क्या करना होगा, पावर दी हुई है क्या, एक मिनट इसके फिगर को मैं ले लेता हूँ यहाँ से फिर से, हाँ टीएमडी निकालिए, कितना कितना आ रहा है यहाँ पर, इसके लिए जो T1 है, T01 सॉरी, वो कितना आएगा, T01 2000 माइनस 500 गुणा रेडियस, कितनी रेडियस है इसकी, डायमीटर दिया हुआ है 200, तो रेडियस हो गई 100, कैलकुलेट करो कितनी आ गई, T01 भाई, T01 क्या है 2000, T1 माइनस पूरा लिख देता हूँ, T1A माइनस T2A इंटू में RA, ठीक है, और ये T02 क्या होगा, T02 होगा T2 सॉरी T1 क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ T1B माइनस T2B इंटू RB, होगा या नहीं होगा, इनकी कैलकुलेशन करके बताओ कितनी कितनी आ रही है। ये क्या हो गया 2000 माइनस 500 मतलब 1500 गुणा में आ रहे मतलब 100, तो मतलब आ गया है 15 गुणा 10 की पावर, न्यूटन एमएम में निकालना 10 की पावर 4 न्यूटन एमएम, ठीक है, क्योंकि हर यूनिट न्यूटन एमएम चल रही है, तो ये भी न्यूटन एमएम। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1500, आई थिंक यही आएगी, 1500 माइनस 500 मतलब 1000, 1000 गुणा 150, कितना आ गया फिर से 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन, ठीक है, सेम आएगा, और सेम आना भी था, अगर नहीं आता तो फिर ये चीज क्या हो चुकी होती, ट्विस्ट, ठीक है, जो कि ऐसे होता नहीं है, शाफ्ट घूम जाती है पूरी, ठीक है, ट्विस्ट होके घूमती है वो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये इसका टीएमडी क्या बन के आ गया, टीएमडी बन के आ गया, फिर से वही कहानी, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 0 है ना, ये तो बियरिंग है ना, तो 0, यहाँ से क्या आया 15 गुणा 10 की पावर 4, ठीक है, ए पर, ऐसे ही फिर यहाँ पर भी क्या है, बी पर 15 गुणा 10 की पावर 4, ठीक है, और ये हो गया हमारे लिए कांस्टेंट। टीएमडी तो वही पुरानी की तरह बन गया, क्योंकि इसके बीच में ही तो लगेगा ट्विस्टिंग, इससे इधर क्या है, शाफ्ट है, किसमें बियरिंग के अंदर फ्री है, इसके अंदर भी फ्री है, बियरिंग के अंदर कुछ नहीं लगेगा, तो ये बन के आ गया। कौन सा वाला क्रिटिकल आया था, बी पॉइंट क्रिटिकल आया था, तो यहाँ पर बी पर भी क्या है, सेम वैल्यू है, तो बी को हम क्रिटिकल मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बी पर क्या है हमारा बेंडिंग मोमेंट क्रिटिकल है। तो आंसर किससे निकालोगे, अब आंसर निकालोगे अब इक्वेशन से, और इक्वेशन अब बनाओ, ठीक है, फाइनली आंसर किससे निकल जाएगा, हमारी इक्वेशन से, जो कौन सी थी, टीई इक्विवेलेंट एट बी, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, बी, ठीक है, बराबर क्या होगा, अंडर रूट के टी इंटू टी
का स्क्वायर प्लस के बी इंटू एम का स्क्वायर। ये एम क्या है? एम नेट है। एम नेट किस पर? बी पर, है ना। टी क्या है? बी का, है ना। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे किसके बराबर रखेंगे इसको? 16 बाई पाई डी क्यूब इंटू टाउ, ठीक है, जो मैंने अभी पिछली बार इक्वेशन लिखी थी पूरी, ठीक है। तो यहां से अब डी की वैल्यू निकाल के दिखाओ कितनी आ रही है। हाँ, ये के टी एंड के बी की वैल्यू आपको दी हुई है, नहीं 1 1, ठीक है, 1 1। के टी एंड के बी क्या हो जाएंगे? 1 1। तो मुझे यहाँ पर बताइएगा, हमने यहाँ डायमीटर लेके चले या नहीं लेके चले? पहले ये चेक करो, हम यहाँ डायमीटर लेके चले हैं, शाफ्ट का डायमीटर लेके चलें? नहीं, ठीक है, वो हमें निकालना है, ठीक है, वो हमें निकालना है। टीबी 15 गुना 10 की पावर 4, 15 गुना 10 की पावर 4। कितना गया? 29 क्या चीज? टीई इक्विवेलेंट टॉर्क। इक्विवेलेंट टॉर्क तो बराबर किसके रखेंगे? हाँ, ठीक है, डी की वैल्यू निकालिए अब डायमीटर की। हाँ, पाई बाई 4 डी स्क्वायर नहीं, 16 सॉरी पाई बाई 16 इंटू डी क्यूब इंटू टाउ परमिसिबल। टाउ परमिसिबल कितनी होगी? ठीक है। हाँ, अब एक काम कीजिएगा, आप एक छोटा सा काम करना, छोटा सा काम ये करना, आप इस वाले पार्ट को भूल जाओ, ठीक है ना। इसका काम पूरा है, बट गेट में इतना नहीं आने वाला, ठीक है। इतना कंफ्यूजिंग आपको क्वेश्चन नहीं आएगा गेट में। दिस इज द ईएससी कन्वेंशनल क्वेश्चन, ठीक है। बस सीधा आप इसके थ्रू लेके चलो, ठीक है। दिस इज द ईएससी कन्वेंशनल क्वेश्चन। अगर ये वाली पार्ट लेके चलोगे ना, क्योंकि ये कन्वेंशनल क्वेश्चन का ही उठाया हुआ पार्ट है, तो ये जो पार्ट अगर लेके चलोगे तो फिर आपको रिजिडिटी के हिसाब से भी आंसर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, ये इसके लिए दे रखा है, तो वहां से फिर चेक करना पड़ेगा डायमीटर वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो प्लीज अभी डायरेक्टली आप आंसर निकालो जितना समझा है उसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास डायमीटर है वो कितना आएगा उसके बारे में सोचो प्लीज। अपने माइंड को खुरापात मत बना देना, पता लगा कि उस चीजों से फिर से करने लग जाओ, मत करना, ठीक है। कितना आ गया? इधर आ रहा है 24.064, 0.064 ऐसा कुछ। तब तो उससे लिया होगा उन्होंने 24.064 mm। हाँ हाँ, मतलब यही ठीक है, mm। हाँ हाँ, तो सर फिर उस हिसाब से फिर टाउ एस उन्होंने अलग लिया, मतलब के लेंगे। नहीं नहीं, मैं तो इनका आंसर बता रहा हूँ कश्यप जी का। हाँ हाँ, 108 लिया होगा सर, फिर नीचे वाला भी लिया था 108। नहीं नहीं, इन चीजों को मत लो, इन चीजों को ना, इन चीजों को मत देखो। अच्छा अच्छा, इन चीजों को मत दो। नहीं तो फिर एक काम करो, एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट को लो, इस वाले पार्ट को हटा दो, ठीक है। इस वाले पार्ट को हटा के इस वाले पार्ट को देख लो, अब इतना ठीक है। चलो इसको कर लो, इसको कर लो, ठीक है यार, इतना इतना मैं करवा लेता हूँ, ज्यादा आपको कंफ्यूज ना कराता हुआ, इतने को कर लेता हूँ। सुनो, देखो ध्यान से, लिखा हुआ तो पूरा है आपके पास, इसको साइड कर दो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मान लो, ठीक है, अब ये क्वेश्चन मान लो, खुश। अब यहाँ से हो जाएगा, अब आंसर आपका सबका सेम आएगा,
कितना रहा है 2.15 नहीं, आपने अब इसके हिसाब से लिया, इसके हिसाब से लेके चलो। 600 अगर लेके चल रहे हो, अगर 600 की ना लेके ये वाली वैल्यू लेके चल रहे हो, अब सोचो जरा कितना आ रहा है। अगर ये वैल्यू लेके चल रहे हो तो कितना आ रहा है ये बताओ। टाउ परमिसिबल कितना होगा यहाँ से, टाउ परमिसिबल कितना आ जाएगा यहाँ से बाय मैग्नीट्यूड, टाउ परमिसिबल आ जाएगा, टाउ परमिसिबल आ जाएगा है ना, मिनिमम ऑफ दिस किसके 30% ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ, 30% ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ, ये 380, तो 0.30 इंटू 380, या फिर और दूसरी चीज क्या है 18% ऑफ अल्टीमेट, अल्टीमेट की वैल्यू चाहिए 600, तो 18% 0.18 इंटू 600, तो इनमें से मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एक की आएगी आपकी 108 और एक की आएगी कुछ और 114, ठीक है। तो 114 और 108 में से कौन सी वैल्यू ले लोगे आप, 108, तो टाउ परमिसिबल की वैल्यू लेके चलो 108, ठीक है। अब लेके चलो कि डायमीटर आपका कितना आ गया, डायमीटर आ जाएगा यहाँ से 24.064 mm, ठीक है 24.064 mm, तो यहाँ से जो डायमीटर निकल के आया 24.064 mm। बस इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन गेट में नहीं आएगा, इतना काफी है। ईएससी कन्वेंशनल में इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है, रिजिडिटी को चेक करा के, जो कि आया हुआ है प्रीवियस ईयर किसमें ईएससी कन्वेंशनल में, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। लगा होगा, बहुत टाइम लगा, बट ये है शाफ्ट का ये फुल क्वेश्चन हो गया है ना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टीएमडी बीएमडी सब खत्म हो गया एक क्वेश्चन से, ठीक है। समझ में आ गया ना अच्छे से, हाँ बताओ, है ना। टाउ परमिसिबल मिनिमम ऑफ दे रखा है ना, ये वर्डिंग जरूरी नहीं है कि ये वर्डिंग मिले आपको, सीधा मिल जाएगा कि हाँ टाउ परमिसिबल इतना है, बस उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना सीधी, किस वाले में, इक्वेशन में, पाई डी क्यूब बाई 16 इंटू टाउ परमिसिबल इक्वल टू टी इक्वल 24.064 आ गया ना, गुड, ठीक है गुड। चलो यार, स्टैटिक लोडिंग वाली चीजें कंप्लीट हो गई हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ ठीक, अब चलते हैं हम अपने डायनामिक की तरफ। ये हो गया स्टैटिक वाला कंप्लीट। एक क्वेश्चन हो गया स्टैटिक पर, और आपका स्टेप्स हो गए कि कैसे कैसे क्या चलते हैं। समझ में आ गया या नहीं आ गया शाफ्ट का डिजाइन, ठीक बढ़िया। अब चलते हैं डायनामिक वाले पार्ट पर। शाफ्ट डिजाइन अंडर डायनामिक लोडिंग। तो ये डायनामिक लोडिंग क्या है पहले ये सोचना पड़ेगा। डायनामिक लोडिंग याद है जो हमने सोम में पढ़ी थी, जो कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो, ठीक है, दैट इज द डायनामिक लोडिंग। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड में चेंज हो, ठीक है। जैसे कि लाइक हमने ये चीज पढ़ी थी क्या, कि एक आपके पास बीम है, इसको मान लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, एक फोर्स अभी ऐसे लगाया, ठीक है। यहाँ पर ये सिंपली सपोर्टेड बीम ऐसे रखी हुई है, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो किस में गया, टेंशन में, कंप्रेशन में, नीचे वाला टेंशन में। तो अभी जो ये ए पॉइंट था ये कंप्रेशन में है, बी पॉइंट टेंशन में है। आफ्टर कुछ टाइम के बाद मैंने ऐसे ना लगा के फोर्स ऐसे लगा दी, तो ये फोर्स कैसे चली गई, ऐसे मान लीजिए। ये बॉडी कैसे चली जाएगी, ऐसे मान लीजिए। ये सिंपली, ये सपोर्ट हमेशा पिन कनेक्टेड होते हैं, ये ऊपर से भी रोक देंगे इसे, ठीक है। जब सपोर्ट समझाए थे एसएफडी में, एसएफडी बीएमडी में, तो फोर्स अगर ऐसे लगा दो आप, तो अब जो पॉइंट था ए पॉइंट वो किस में चला गया, टेंशन में, और बी पॉइंट किस में आ गया, कंप्रेशन में। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या कर रहे हैं, अपने नेचर को चेंज किए जा रहे हैं। अगर पॉइंट्स पर फोर्स क्या है, नेचर को चेंज कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डायनामिक लोड। ये मैंने क्यों इतनी जल्दी समझा दिया, क्योंकि सोम में समझा रखा था
याद आ रहा होगा आपको, है ना। फिर रिफिल के हिसाब से समझाया भी था, फिर ऐसे रोटेट करवा के भी समझाया था। हाफ साइकिल में एक टेंशन होती है, हाफ साइकिल में फिर कंप्रेशन हो जाती है अगर रोटेट कराएंगे तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी आ जाती है डायनेमिक लोड की बातें। ठीक है, इसी डायनेमिक लोडिंग में मैंने आपको सोम में कुछ फटीग लोडिंग के तरीके भी बताए थे, अगर याद हो आपको, कुछ याद आ रहे हैं। फोर्स ऐसे लग रहा है एक एफ, अगर मैं एफ को एफ की जगह 2f कर दूं, ठीक है, फिर बाद में एफ कर दूं, फिर बाद में 2f कर दूं, तो ये क्या होता है, इसका एक ग्राफ बनवाया था, है ना, फ्लक्चुएटिंग लोड। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, है ना। कोई भी ग्राफ हमने ऐसे ले लिया, क्या है, एक बार को 2f मैक्सिमम, फिर बाद में मिनिमम एफ, फिर 2f मैक्सिमम, फिर मिनिमम एफ कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो ये क्या है, एक आर्बिट्ररी ग्राफ जो लिया हुआ है ऐसे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या थे, अलग अलग नाम थे, सारे नाम फिर से रिपीट करने की मुझे यहाँ जरूरत नहीं है, सोम में पढ़े हुए हैं आपने। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़े वो प्लीज वो वीडियोस रेफर कर लेना, वो स्क्रीनशॉट ले लेना, वहां से सारे नाम लिख देना। रिपीटेड लोड भी आया था, याद करो, 0 फिर मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम, से रिपीटेड बोला था। ठीक है, एक था कंप्लीटली रिवर्स लोड। कंप्लीटली रिवर्स लोड क्या होता है, एक बार फुल्ली एफ गया टेंशन में, एक बार फुल्ली एफ गया कंप्रेशन में, तो ये था कंप्लीटली रिवर्स लोड। ठीक है, एक था अल्टरनेटिंग लोड। ठीक है, एक था फ्लक्चुएटिंग लोड। ठीक है, अल्टरनेटिंग लोड भी हमारा यही था, बट उसमें क्या था, अल्टरनेटिंग में ये चीज अगर 2f है, ये f हो गया, ये 2f, ये f। ठीक है, और इसे हमने सिंपली बोल रखा था फ्लक्चुएटिंग लोड। ठीक है, जो फ्लक्चुएट कर रहा है अपने मैग्नीट्यूड को। ठीक है, अभी क्या है, ये हमने एक नॉर्मल फिगर ले लिया, उन सब चीजों में से जो 5-6 बताए थे मैंने, उन सब में से एक नॉर्मल फिगर ये ले लिया मैंने फिलहाल। ठीक है, हम इसको लेके अभी चलेंगे आगे। ठीक है, जिससे कि हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर जा सकें। ठीक, अब आप कहोगे यार डायनामिक में कुछ समझाया नहीं, प्लीज जिन्होंने सोम नहीं पढ़ी है, मैं उसके रेस्पेक्ट में कह रहा हूँ कि कुछ नहीं लेके चला मैं, नहीं जो सोम में जो मैंने ये सारी चीजें उस टाइम पर अच्छे समझा रखी थी। थोड़ा सा यहाँ फिर से वही ड्रॉबैक आ गया, जिन्होंने सोम नहीं पढ़ी उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, नहीं तो फिर तो सोम वाला पूरा आधा दिन, आधा मतलब पूरा 1 घंटा चला ही जाना है। ठीक है, डायनेमिक को समझाते हुए। ठीक, अभी क्या है, ये क्या है, ये डायरेक्शन याद करो, ये वाली कौन सी डायरेक्शन थी हमारी, ये क्या थी, फोर्स थी। ठीक है, जिसे हमने फोर्स बोला कि 2f 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 जा रहा है, 2f जा रहा है, फिर f जा रहा है, फिर 2f जा रहा है। बेसिकली इसे हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस। फोर्स के सेंस में हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेस। तो ये क्या है मेरा, स्ट्रेस की डायरेक्शन। ठीक है, और ये क्या है मेरे, ये क्या है मेरी डिस्टेंस, टाइम। ये वाला क्या है मेरा, टाइम। ठीक है, टाइम के साथ ही तो चेंज हो रही है ना स्ट्रेस, टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसी पॉइंट की कहानी है ये। जैसे ए पॉइंट है तो ए पॉइंट की कहानी है, अभी जो समझाया था ये कि ए पर कभी टेंशन, ए पर कभी कंप्रेशन, कभी टेंशन, कभी कंप्रेशन, कभी टेंशन। ठीक है, तो वो टाइम के साथ में उसे क्या क्या फील हो रहा है, वो ये चीज है ना, डिस्टेंस नहीं है ये। क्लियर, चलो यहां तक पहुंच गए। अभी इनके कुछ कुछ नाम, नाम क्या है, पहले मैं इसको थोड़ा सा सही से बना दूं, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये चीज प्लीज आप सोम से देखिएगा। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको लेके आ जाता हूँ सेंटर पे, सेंटर पे आएगा ये ऐसे करके। ठीक है, अब इनके जरा नाम देखिएगा, क्या ये क्या है मेरे पास, ये वाले मैग्नीट्यूड, ये सिमिलर चल रहा है एकदम ऐसे ऐसे करके। ये मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरा, सिग्मा, इसे क्या बोलूंगा मैं, स्ट्रेस, सिग्मा मैक्स बोलूंगा या नहीं। ये क्या होगा, जो लास्ट ऊपर वाला पॉइंट है बाई मैग्नीट्यूड, इस क्या बोलूंगा, पूरी बीम में कितना मैक्सिमम स्ट्रेस लग रहा होगा, इस ग्राफ से साफ दिख रहा है, ये लग रहा है। सिग्मा मिनिमम कहाँ लग रहा होगा, सिग्मा मिनिमम ये लग रहा है कि नहीं। एक ही नॉर्मल फिगर ले लिया, ठीक है, उसमें सिग्मा मैक्स ये लग रहा है, सिग्मा मिन ये लग रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम फिर से सिग्मा मैक्स आ गया होगा उस पॉइंट पर, फिर थोड़ी बाद सिग्मा मिन आ जाएगा। तो मुझे तो बस इससे मैग्नीट्यूड से मतलब है, सिग्मा मैक्स सिग्मा मिन। ठीक है, एवरेज कहाँ होगा, एवरेज इन दोनों के बिल्कुल मिड पर जाएगा, इन दोनों के मिड पर जाएगा, कैसे होता हुआ, ऐसे होता है। ठीक है, तो इन दोनों का मिड क्या कहलाएगा, सिग्मा मीन, इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा मीन या सिग्मा एवरेज। ये क्या होगा मेरा, सिग्मा एवरेज क्या होगा, सिग्मा एवरेज होगा सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मीन बाई 2, सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन बाई 2। क्यों, क्योंकि हमेशा अगर मैं इन दो के बीच का मीन निकालता हूं तो ये क्या होता है, अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक y है, तो अगर इसको यहां से निकालोगे तो क्या करोगे, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, x प्लस वाई बाई 2।
ठीक है, इसलिए ये वाली चीज क्या हो जाएगी, सिग्मा मीन सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मीन बाई 2। जबकि ये क्या होगा, कितना इसमें फ्लक्चुएशन हुआ, कितना ये मैक्सिमम गया सिग्मा मीन से, मीन को रेफरेंस माना, ये कितना मैक्सिमम जा रहा है और इसी मीन से ये कितना मिनिमम जा रहा है, ये दोनों वैल्यू सेम होंगी या नहीं, ये बताओ, है ना। आपने मीन इसी के बेसिस पर तो निकाला, तो इसका मतलब इसके ऊपर की वैल्यू और इसके नीचे की वैल्यू, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की सेम होगी, और ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन बाई 2। क्यों हो गई भाई, क्यों हो गई, क्योंकि ये देखो दोनों का गैप देखो, उन दोनों के गैप को क्या करना है आपको, आधा ही तो करना है ना। तो सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन का ये गैप हो गया, उस गैप को आधा कर दोगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस का क्या होगा, ये स्ट्रेस का एम्पलीट्यूड, है ना। एम्पलीट्यूड याद है ना, वेव, एक वेव चला करती थी 12th में, तो 12th में जो वेव चला करती थी उसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ करता था, ये वाली चीज। ठीक है, बात याद आ गई है ना। ठीक, तो ये जो है इसे क्या बोल देते हैं, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो सिग्मा एम्पलीट्यूड, सिग्मा स्ट्रेस का एम्पलीट्यूड क्या होगा, सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन बाई। क्लियर हो गया, ये छोटे छोटे फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं, एक सिग्मा मीन का फॉर्मूला हो गया, एक सिग्मा एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हो गया ये, और ये हमारे पास स्ट्रेस की डायरेक्शन ऐसी होगी। ठीक है, और ये हो गया टाइम। ये प्लॉट बना लो, बहुत जरूरी है आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। अभी मैं एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा उस सेंस में, तब वो इजीली समझ में आ जाएंगे कि ये हमारे पास चीजें कैसे कैसे आएंगी। ठीक है, प्लीज जल्दी से इस चीज को करो, उसके बाद एक दो क्वेश्चन हम समझते हैं। सॉरी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन लिखने से पहले एक हम कुछ ये प्लॉट कर लेते हैं, लाइक सोडरबर्ग इक्वेशन। ठीक है, सोडरबर्ग इक्वेशन अभी मैं इनके बारे में समझाऊंगा नहीं अच्छे से, सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाना है, इसलिए सोडरबर्ग इक्वेशन लिख लो। ठीक है, सिर्फ लिखना है उस चीज को, क्या क्या उसमें होता है वो चीजें मैं अच्छे से समझा दूंगा आगे कल, क्योंकि फिर उसको सोडरबर्ग उनको सबको अगर समझाया तो फिर बहुत टाइम ले लेगा अभी वो। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं हम सोडरबर्ग इक्वेशन क्या होती है ये। सोडरबर्ग इक्वेशन में लिखेगा 1/n इक्वल टू सिग्मा m अपॉन सिग्मा yt प्लस
सिग्मा वी अपॉन सिग्मा ई, ठीक है, सिग्मा वी अपॉन सिग्मा ई, सिग्मा वी अपॉन सिग्मा ई। सिग्मा एम क्या है यहाँ पर, सिग्मा एम मीन, सिग्मा वी क्या है, वेरिएबल, वेरिएशन, वेरिएशन कितने का हो रहा है, वेरिएशन कितने का हो रहा है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद सिग्मा ई क्या है, जो हमारा एंड्योरेंस स्ट्रेंथ होता है। अभी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ नहीं समझाया ना, कोई बात नहीं, फिलहाल अभी इस चीज के बारे में ऐसे ही लिख लो, क्योंकि ये पूरा एक अलग टॉपिक है एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, अभी इस चीज को मैं आराम से समझाऊंगा, ठीक है। ठीक, सोडरबर्ग इक्वेशन लिख ली, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, अब एक क्वेश्चन लिखो। कहोगे कि सर ये क्या करवा दिया, टेंशन मत लो, इन तीनों को एक साथ करवाऊंगा, गुडमैन भी, सोडरबर्ग भी, ये भी। हाँ हाँ, जो वेरिएबल, ठीक है, वेरिएशन जितना हो रहा है उसमें, ठीक है, वेरिएशन। सिग्मा एम है मीन वाली स्ट्रेस, एन हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा, द पीक बेंडिंग स्ट्रेस, द पीक बेंडिंग स्ट्रेस, the peak bending stress at a critical section of a component, the peak bending stress at a critical section of a component varies between 100 megapascal to 300 megapascal, 100 से 300, between 100 megapascal to 300 megapascal। गिवन है सिग्मा अल्टीमेट इक्वल टू 700 मेगापास्कल, गिवन है सिग्मा अल्टीमेट इक्वल टू 700 मेगापास्कल, कोमा सिग्मा यील्डिंग इक्वल टू 500 मेगापास्कल, कोमा सिग्मा ई इक्वल टू एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इक्वल टू 350 मेगापास्कल। आप देख रहे होंगे उसी मटेरियल के लिए सिग्मा ई सबसे कम है, तो इसी को मैं कल समझाऊंगा एंड्योरेंस स्ट्रेंथ क्या होती है। सिग्मा ई इक्वल टू 350 मेगापास्कल, ठीक है। डिटरमाइन एफओएस, डिटरमाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफओएस बाय यूजिंग सोडरबर्ग इक्वेशन, डिटरमाइन एफओएस बाय यूजिंग सोडरबर्ग इक्वेशन, डिटरमाइन एफओएस बाय यूजिंग सोडरबर्ग इक्वेशन। इसमें अब एक काम करना, मैंने क्वेश्चन क्यों लिखवाया और सोडरबर्ग को मैंने पहले ही क्यों लिखवाया था, जिससे कि आपको अभी मैंने जो एक प्लॉट समझाया था ना, उसमें वैल्यू लिख के दिखाओ क्या है, और सिग्मा एम क्या है, यहाँ सिग्मा वी क्या है, सिग्मा ए क्या है, उनकी वैल्यूज निकाल के दिखाओ इस वाले ऊपर वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट करके फिर से। तो इस वाले ग्राफ को दिखाओ और इसमें वैल्यूज दिखाओ, ये जो मैंने इस क्वेश्चन में लिखाई है वो कौन कौन सी कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट करोगे। सिग्मा यील्ड की वैल्यू है 500 मेगापास्कल, तो सोडरबर्ग की हेल्प से एन की वैल्यू बताइएगा, एफओएस की वैल्यू। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत रहना, सिग्मा बी हमारे लिए क्या है, सिग्मा ए ही है जो हमने यूज किया है, ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो अब मुझे ये बता दी क्या क्या वैल्यू आ रही है। मीन की वैल्यू कितनी आ रही है, सिग्मा मीन 100 आ गई। पहले ये बताओ फिगर बन गया सबसे, है ना। कोई भी जब भी क्वेश्चन दे रखा है ना, तो पहले वो देखा करो 300 से 300 प्लस ही है ना दोनों चीजें, इसका मतलब टेंशन में ही खेल रहा है, मतलब इससे ऊपर ऊपर ही खेल रहा है। तो ये क्या कर दो, 300 से 100 वाला ऐसे फिगर बना दो अपनी मर्जी, ठीक है। ये हो गया 300 वाला और ये हो गया 100 वाला। सिग्मा मैक्स है 300, सिग्मा मीन है 100, तो सिग्मा एवरेज कितना हो गया, मीन कितना हो गया, सिग्मा मीन हो गया यहाँ से, सिग्मा मीन होता है सेंटर इस वाले से, रेफरेंस जो हमने 0 माना है, तो 0 से कितना हो गया 300, 100 मतलब ये बच गया 200, 200 को आधा मतलब 200 ये हो गया, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 100 प्लस 100 तो कितना हो गया 200, यहाँ से यहाँ तक 200 हो गया, ठीक है। और ये यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा ये 100, ठीक है, ये बचेगा 100,
ये चीज क्लियर हो रही है ना? चाहे तो फॉर्मूले से चले जाओ, मैक्स माइनस मिन डिवाइडेड बाय 2 या मैक्स प्लस मिन डिवाइडेड बाय 2 से, और नहीं तो फिर ऐसे डायरेक्टली ज्योमेट्री से चले जाओ। तो सिग्मा एम कितना आ गया 200 और सिग्मा ए कितना आ गया 100, है ना? अब मैंने आपसे बोला सोडरबर्ग, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि कौन से वाले से निकालना है, गुडमैन से भी आ सकता है, गर्वर से भी आ सकता है, ठीक है? तो अभी मैंने सोडरबर्ग से सिर्फ आपको इस क्वेश्चन को समझाने के लिए ये बता दिया, बस इतना, ठीक है? बाकी इसका मीनिंग मैं कल बताऊंगा आराम से अच्छे से। तो ये क्या होगा हमारे पास 1/n की वैल्यू, अब बताओ कितना कितना आ जाएगा? n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? कितना? 1.45, सभी का सेम आ गया, ठीक, बढ़िया। तो 1/n इक्वल टू ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय सिग्मा यील्डिंग की वैल्यू कितनी 500 प्लस में ये कितना हो गया एवरेज, ये आपके पास सिग्मा ए 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा ई दे रखा है 350, ठीक है? तो यहां से जब n निकालोगे तो आ गया 1.458, ठीक है? ये आपका आ गया n, ठीक है? तो इस वाले डायग्राम का मीनिंग समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है? आप चाहे तो क्वेश्चंस लगा सकते हो, ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन के, बट उसमें सिग्मा ई की वैल्यू थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सिग्मा ई हमारा होता है सिग्मा ई स्टार के ए इंटू के बी इंटू के सी। ये चीजें मैं कल समझाऊंगा, अगर आप पीवाई क्यू लगाना चाहो तो पीवाई क्यू लगा सकते हो आप इनके, ठीक है? आज बेसिकली मेरा जो फंडा था वो स्टैटिक का ही था, इतना लेंथी वो क्वेश्चन था, ठीक है? कि वो एक बार समझ में आ जाए तो स्टैटिक पार्ट निबट जाएगा उसका। मेन है हमारे पास डायनामिक, अब तो डायनामिक हम फिर कल से पढ़ेंगे। जितना छोटा छोटा मुझे बताना था वो मैंने भी बता दिया। चाहो तो डायनामिक के वाले क्वेश्चन लगा सकते हो, इस फॉर्मूले से सिग्मा ई निकल जाएगा, तो बाकी वो चार्ट बना सकते हो आप आराम से। सिग्मा ई मैंने अभी बताया नहीं है, ए बी सी बताया नहीं है, क्वेश्चन से अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है? अगर करना चाहो इतना तो, क्योंकि मैं अगर इसमें गया तो फिर टाइम जाएगा, फिर आप वैसे भी परेशान हो जाओगे क्योंकि उसी क्वेश्चन से परेशान हो चुके हो, ठीक है? चलो ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है? और कल हम आ रहे हैं 4:30 बजे, है ना? कल 4:30 बजे मिलते हैं, कल 4:30 बजे मिलके थोड़ा लेंदी पढ़ेंगे। आज थोड़ा जल्दी छोड़ रहे हैं तो फिर कल थोड़ा लेंदी पढ़ेंगे, ठीक है? कल हमें डायनामिक